आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। 74 साल हो गए दुर्गा बहन, काफी कुछ बदला भी है, काफी कुछ बदलना बाकी भी है। दावे हैं कि मेरा देश बदल रहा है और प्रति दावे भी हैं कि जो बदलना चाहिए वही छोड़कर सब बदल रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, 3 ताल का 44वां एपिसोड शुरू करते हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इस वक्त राष्ट्रपति भवन में जो आज शाम को राष्ट्रपति का पूर्व संध्या पे अभिभाषण है, उसकी शब्दावली, उसके वाक्य विन्यास और उसकी बहुत सारी चीजों को इस वक्त एडिट किया जा रहा होगा, वो सही किया जा रहा होगा और दूरदर्शन वाले अपना कैमरा लगा रहे होंगे। और उस अभिभाषण से ठीक पहले हम लोग आ गए हैं मैदान में। बिल्कुल। और ये 14 अगस्त तारीख है जब हम लोग ये 44वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। 15 अगस्त आने वाला है। तो आज़ादी की ऐसी तैसी कैसी होती रही है इस बचपन से लेकर के अब तक, इस पर आज बात करनी है। अफगानिस्तान पे बात करनी है। कल से लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और कुछ लोग अमृत महोत्सव मनाएंगे, तो उसकी भी शुरुआत है कल से। 75वां। कुछ लोग पाकिस्तान आज से मना रहा है यार। पाकिस्तान। हाँ, ये पाकिस्तान पे भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे जब अफगानिस्तान तालिबान वाली बात जब होगी। हाँ हाँ। नहीं, उनकी 75वीं आजादी पे वो कहाँ खड़े हैं और हमसे एक दिन बड़े हैं, लेकिन आज कहाँ खड़े हैं। पर पहले हालचाल ताऊ, व्हाट्सएप। अरे व्हाट्सएप तो मतलब मत पूछिए, अफगानिस्तान से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। तकलीफ भी हो रही है कि हम कुछ कर नहीं सकते, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पा रहा उनकी मदद के लिए। बारिश थम गई है दिल्ली में, बड़ी अच्छी हो रही थी, तो उसका मुझे दुख है। मैं सोच रहा था कि 1 हफ्ता और खींच लेते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन आ गया है हमारा एक व्हाट्सएप का नंबर। अब जो है 3 ताल में हम बोलते हैं खाली कि मिल बैठेंगे 4 यार, 3 ताल और आप। तो अब एक मौका है कि क्या चिट्ठी उट्ठी लिखने में और ईमेल करने में थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है। अब एक व्हाट्सएप का नंबर आया है, उस पे लोग सीधे वॉइस नोट भेज सकते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, 3 ताल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि ईमेल तो चलता ही रहेगा। ईमेल पर पढ़ने का भी अपना सुख है। हम ये डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं। जो लोग लंबी चिट्ठियां लिखना चाहते हैं लिखते हैं, उसको पढ़ करके अलग ही मजा आता है। लेकिन अगर आप वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए, 9953332303। मतलब ऐसे बोलने में मजा नहीं आता तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9953323303, 9953332303। तो ताऊ को, बाबा को, आप दोनों को बधाई। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको। 9953323303। गुमशुदा तलाश केंद्र। आदमी जो है जीवन में पैटर्न ढूंढता है। नंबरों में देखना, इमीडिएटली आदमी पैटर्न ढूंढ लेता है। हाँ। चढ़ता नंबर है, गिरता नंबर है, उठता नंबर है, पड़ता नंबर है, और उसमें दोहे बन जाते हैं। मन में एक रिदम बनाता है आदमी। इसमें 10 अंक के जो नंबर होते हैं उसमें मैं 4 अंक फिर 3-3 ऐसे मेरा सिस्टम है वो, कि 4 अंक पहला लेता हूँ, उसके बाद 3-3 का लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बड़ी खूबसूरती के साथ वो पहले 3 को उठाते हैं और उसके बाद जैसे आपने उठाया अभी कि 995, उस तरह का। हाँ, तो वो वैसे ये जब लोग 20-20, 40-40 नंबर मुंह जबानी याद करते थे, जब मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं बोलते थे, फीड करना बोलते थे उस समय, तो वो जमाना जब नहीं आया था और मैं बालक था, वो घुमाने वाला जो फोन आता था जिसमें हर डिजिट को गोले से पकड़ के घुमाना होता। प्रेस वाले में भी, प्रेस वाले में भी। हाँ, तो उसमें जो है बहुत नंबर याद, 300 नंबर याद थे मुझे। मतलब मुझे कहा जाता था कि ये डायरेक्टरी है, ये आदमी जो है रेहान फजल, सीमा चिश्ती, ये लोग बीबीसी के दिनों में, मुझे याद है तब मैं मोबाइल नहीं रखता था, तो ये लोग कोई भी नंबर पूछने के लिए मुझे कहते थे, यार वो उसका नंबर क्या है,
डायरी कौन खोले, बगल में हम बैठे हैं पूछ लेते थे, तुम्हें बता देता था हाँ भाई 9811017884 मैं अभी पूरा नहीं बोल रहा हूँ, कोई लगा देगा फिर किसी को लग जाएगा। अरे तब के टाइम में एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी आई थी, इलेक्ट्रॉनिक नंबर रखने की। मेरे पास अभी भी है, हाँ। वो खराब हो गई है पर है। तो उसमें नंबर रखते थे 50 के करीब, तो हमको भी याद होंगे, घर दोस्त इन लोगों के। हालांकि नंबर भी 10 अंक के नहीं होते थे, पर उस समय 5-6 अंक के भी नंबर होते थे। हाँ 8 अंक वाले नंबर होते जिनमें 2 लगा रहता था, तो 2 तो याद ही नहीं करना है, हाँ बाकी लैंडलाइन के 7 नंबर याद करने हैं। और उसके पहले 6 अंक वाले ये लैंडलाइन नंबर थे। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक चीज और जरूरी, एक अपील जरूरी है कि क्या भेजें इस नंबर पर, क्या ना भेजें। एक गाइडलाइन, एक दिशा निर्देश मतलब ताऊ आपकी तरफ से कि कैसे इस व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें, जिसे कहते हैं टू मेक मोस्ट ऑफ इट, कि आप क्लटर फ्री भी रखें और क्या भेजें क्या ना भेजें। देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, अपने जीवन के कुछ सवाल हो तो भेजिए। हमने जो बात की है उस पर आपको कुछ जोड़ना हो, जो हमसे छूट गया हो तो भेजिए। हमसे अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी टॉपिक पर डिस्कशन, किसी चीज पर हमारा बयान क्या है, हमारा बयानिया क्या है, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भेज सकते हैं। कोशिश ये करें कि चुटकुले ना भेजें। चुटकुले बहुत हमारे पास हैं, हम तो आपको चुटकुले सुनाने के लिए बैठे रहते हैं। चुटकुले ना भेजें, तस्वीरें ना भेजें, हमको किसी ग्रुप में ना ऐड करने की कोशिश करें। बस यही है कि आप जो है 3 ताल के नंबर का उपयोग 3 ताल के लिए ही करें। हाँ मतलब वो प्रतिक्रिया भेजे, अच्छा लगा बुरा लगा ये भी कह सकते हैं। गुड नाइट, गुफा नाइट, स्वीट ड्रीम्स, चोको ड्रीम्स, स्लीप वेल, गुड मॉर्निंग, प्याज मॉर्निंग, लहसुन मॉर्निंग, आज का सुविचार, सच्चे दोस्त की निशानियां। हाँ 3 चीजें ना भेजें। एक तो ये कि जो ये लोग अपने मित्रों को भेजते हैं भोरे भोरे से लेके शाम तक, अच्छा, वो ना भेजें। दूसरा जो फैमिली ग्रुप में भेजते हैं, आज तीज है, हमने ये पकाया है, हमने ये खाया है ना, या आज पंचमी है, या आज 14 है, तो वो वाला ना भेजें। और तीसरी चीज, जो अपने परिवार और मित्रों के अलावा अपने आधिकारिक या कार्यगत मित्रों को जो भेज रहे होते हैं, उस तरह की चीजें ना भेजिए कि देखिए ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे हो गया है। खबरों का अपडेट हमें ना दें, बाकी अपडेट हमें ना दें, क्योंकि आपको खबरों से इतर कुछ चीजें बताई जाएं, इसीलिए हम लोग 3 ताल करते हैं। वरना खबरों के लिए तो पूरा आज तक का रेडियो है, आज तक की वेबसाइट है और आज तक का चैनल है। खबरों से संबंधित कुछ इतर जानकारी के लिए ये ठिकाना है। तो जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, जो भी जानना चाहते हैं, सरदार हैं, ताऊ हैं और हम हैं, तो उसके अनुरूप आप लोग भेजें। अच्छा, व्हाट्सएप जोक्स ना मुझे लगता है 2 ही हिस्सों में बटे होते हैं। एक होते हैं फैमिली जोक्स और दूसरे नॉन फैमिली जोक्स। और नॉन फैमिली जोक्स का मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार वो जिनको नॉन वेज चुटकुले कहा जाता है वो यूं जरूरी नहीं, लेकिन फैमिली जोक्स जिस तरह की आभा लिए हुए होते हैं ना, मतलब 100 चुटकुले अगर सामने से चले आ रहे हों और उसमें से एक फैमिली जोक है, तो एस्थेटिक्स से आप समझ जाते हैं दूर से कि ये फैमिली जोक है। उसको जिस तरीके से लिखा है, जो उसमें इमोजीज बनाए जाते हैं। और मैं मतलब हमारा एक जोक है जिसमें हमारा एक ग्रुप है दोस्तों का जिसमें हम लोग फैमिली जोक्स भेज करके उन पे हंसते हैं, उनके एस्थेटिक्स पर। तो उसमें एक जोक आया मेरे पास, अध्यापक, बेटा रमेश, बेटा घर की परिभाषा बताओ। रमेश, सर जो घर हौसलों से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों के दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किश्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में ये पता भी ना हो कि बगल के घर में कौन रहता है उसे बंगला कहते हैं। अध्यापक अभी तक आईसीयू में है। तो ये जो लाइन है आईसीयू वाला, ये बहुत प्रचलित हो गया है। ये जबरदस्त है, मतलब आईसीयू पे इतनी जल्दी जल्दी लोग चले जाते हैं। एक वो है जो खत्म होते खास चुटकुले, करके मिश्रा फैमिली रॉक्स, गुप्ता फैमिली शॉक्ड। मुझे सुबह सुबह आया कि महाराष्ट्र में दारू है पानी नहीं है, बिहार में पानी ही पानी है दारू नहीं है, गुजरात में दोनों है मगर परमिट नहीं है, और हमारे पास सब कुछ है लेकिन सावन चल रहा है। अरे हाँ, ये सावन वालों की भी बड़ी पीड़ा है।
ये क्या होता है, 1 महीने भर जो आदमी जीवन भर कुकर्म कर रहा हो 11 महीने, वो 1 महीने के लिए मांस नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, वो भी भोले बाबा के मंत्र में। हाँ, वो मतलब जो हाँ लोग ऐसे, मतलब बड़ा रोजा टाइप है एकदम। हाँ, सावन को वैष्णव मंत्र बना दिया है, शैव मंत्र है ये। जैसे वो मेरे कई जो मित्र जो सुबह दोपहर शाम चिकन और मटन और बटेर खाने वाले थे, तो वो अभी जब मतलब वो ऐसी स्थिति थी कि वो सड़क पे चलते थे, उनके खौफ से मुर्गे मुर्गे जो है फड़फड़ा के उड़ जाते थे वो। अब वो मुर्गे बड़े सुकून में हैं कि अभी ये सावन में है, तो अभी ये सुसुप्तावस्था में है। अच्छा, एक मैसेज आता है कप और प्लेट की फोटो के साथ गुड मॉर्निंग का, वो बिल्कुल ना भेजें। एक और मैसेज आता है जिसमें प्लास्टिक के फूलों के साथ गुड मॉर्निंग लिखा होता है, तो वो भी बिल्कुल ना भेजें। फोटो में तो कम से कम ओरिजिनल फूल ले लेना चाहिए। 5 साल से ही मैसेज चल रहे हैं और अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। बाबा, आप जिन ग्रुप्स के मेंबर हैं ऑफिशियल वालों को छोड़ करके, वहाँ क्या क्या मजेदार चीजें आती हैं? मतलब क्या होता है आपके ग्रुप्स में? रसरंजन के प्लान बनते हैं, साहित्य समाज नहीं, सिनेमा के हमारा रिकमेंडेशन होते हैं? हमारा एक ही ग्रुप है जिसको लेके मैं सबसे ज्यादा उत्साहित रहता हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे पत्रकारों के ग्रुप में हूँ और बीजेपी और कांग्रेस के ग्रुप में हूँ। तो वहां से आता रहता है। अलग अलग राजनीतिक दलों की एक कोर पत्रकार मंडली है, तो उनमें मैं हूँ। तो वहां से बहुत सारी सामग्री आती रहती है। विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप में हूँ, एक तोगड़िया जी का ग्रुप है उसमें हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुपों में हूँ। ऐसे ग्रुपों में नहीं ही हूँ जिसमें कि मित्र मंडली या इस तरह के लोग हों। एक ग्रुप मैंने ही बना दिया था अभी दिल्ली में, जो हमारे मित्र हैं सेकेंड वेव के ठीक पहले, लेट्स होल्ड हैंड्स करके, ताकि हम लोग एक दूसरे को बता सकें कि आवश्यकता, जो हमारा क्लोज मित्रों का एक ग्रुप है, कि अगर किसी को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाई, इस तरह की कोई आवश्यकता है तो उसकी मदद की जा सके। तो वो एक ग्रुप है। एक ही ग्रुप है बनारस का, बहुत रोचक ग्रुप है, जिसकी चर्चा जरूर करूंगा। उस ग्रुप का नाम है जय ब्राह्मण। अच्छा। हाँ। और उस ग्रुप की खूबी ये है कि वहां पे बहुत सारे काम पेशे में जुड़े हुए और तमाम सारे पत्रकार उत्तर प्रदेश के, जो सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, जाति से, पाणे हो, तिवारी हो, त्रिपाठी हो, मिसिर हो, तिवारी हो, ओझा हो, सब उसमें जुड़े हुए हैं। और उस ग्रुप में मुझे जिस मित्र ने ऐड किया वो भी बनारस के हैं। उन्होंने कहा कि आप यहाँ बोलने के लिए नहीं, देखने के लिए लाए गए हैं, ताकि आप देखें कि ये एक पूरा समाज जो बहुत पढ़ा लिखा है, हमेशा से अग्रणी रहा है ज्ञान के मामले में, उसकी चेतना का स्तर आज के समय में क्या है। तो मैं वहां पे मूक दृष्टा रहता हूँ। कभी कभी 3-4 महीने में सनक जाता हूँ तो एक आध को रगाव पेल देता हूँ क्योंकि वो उद्धार के और तरीके बता रहे होते हैं। और अफसोस इस बात का है कि वो जय ब्राह्मण ग्रुप जो है वो जय मोदी ग्रुप बन गया है। तो वहां पे ये एक नया विचार पदार्पण है। और इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि पंडित नाराज है यूपी में, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि नवैयत भाई साहब ये है कि पंडितों को लग रहा है कि उनके उद्धार के सभी रास्ते मोदी जी के द्वारा आने वाले हैं। इस तरह का वो ग्रुप है और उसमें तमाम सारे पढ़े लिखे सभ्य कुलीन माने जाने वाले लोग, अपने अपने समाज और जिलों के प्रतिनिधि, वो सब उसमें हैं। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है बाबा, आपके इस जय ब्राह्मण से याद आ रहा है मुझे। पहले क्या होता था, किसी ब्राह्मण को बोलो ना कि यार तू अपनी पहचान बता, तो आईडी कार्ड निकालता था, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईसीएस, आईएफएस, ये वो शिक्षक, बहुत बढ़िया। आजकल इनके पास एक कार्ड नहीं होता था, विक्टिम कार्ड। अब इन्होंने विक्टिम कार्ड बहुत बढ़िया निकाला है। आजकल जिधर देखो वो, फिर एक ग्रुप है क्षत्रियों का, वो भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनके पास भी हम, मतलब हम सताए हुए लोग हैं, हम पीड़ित हैं, हम अप्रेस्ड हैं, हम दलित हो चुके हैं, हमें दला जा रहा है। ये कहाँ से समाज में आया कि सभी वर्गों को अब सबके पास अपने अपने विक्टिम कार्ड है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के खिलाफ जो पूरा नैरेटिव है, उसी के लिए ये विक्टिम कार्ड बनाया गया कि आप तो हमेशा से कथाओं में लिखते आए हैं कि एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, तो उसके बच्चों का क्या, ये वाला सवाल तो सबको मिलता उठाया है। इस जाता देश में रिजर्वेशन का विरोध कौन करेगा? अब सबको मिलता है। अब तो सबको मिल रहा है, लेकिन अभी भी विरोध भी हो रहा है और ले भी रहे हैं।
और बिले इसकी आकांक्षा भी है। आप सवर्णों की जितनी भी परिषद हैं, जितने भी महासम्मेलन हैं, जितनी भी उनकी महासमितियां हैं, उन सबके अगर घोषणा पत्र देखें तो वो यही कहते हैं कि क्षत्रियों को आरक्षण दो, ब्राह्मणों को आरक्षण दो, वैश्यों को आरक्षण दो, तो सब के सब आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसलिए भी कभी कभी लगता है कि जातिवार जनगणना होकर के सबको कोटा दे देना चाहिए कि तू इतने प्रतिशत रहा तो तू इतने प्रतिशत। हाँ, वही अभी मांग तो शुरू हो गई है। हाँ। और मुझे तब आप बताइएगा जो कि जातिवार जनगणना को अगर ये सरकार मंजूरी दे देती है, जिससे कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसके बाद इस ग्रुप में आने वाले मैसेजेस में कुछ बदलाव होता है कि नहीं? ये कोई बदलाव नहीं होगा। सब बहुत चिंतित हैं क्योंकि उनको पता है कि जनगणना में ओबीसी और दलितों की तादाद जो है ज्यादा निकल आएगी, और उसके बाद में वो 50 से ज्यादा भागीदारी उनकी हो जाएगी, तो इसको लेके सब चिंतित है। हाँ, मतलब दूसरा ये चाहते हैं कि हाँ, कि ये कह इसलिए रहे हैं कि इनको भी आरक्षण देने के नाम पे खत्म किया जाए, कि दरअसल आरक्षण चाहते नहीं है। ये चाहते हैं कि अब तो सभी आरक्षण मांग रहे हैं, तो सबके लिए आरक्षण के नाम पे हो जाए कि भाई सबके लिए सभी आरक्षित है, सब खत्म करो आरक्षण वगैरह। ठीक है, तो इस बहस में भी बहुत लंबा नहीं जाते हैं आगे, इसे करने इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, अभी जातिवाद मैं ये चाहता हूँ जाते जाते कि प्रस्ताव सरकार का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड बांट रहे हैं, विक्टिम कार्ड भी बांटे, ताकि सर्टिफाइड आधार हो सबका कि आप विक्टिम हैं, आपके ये 4 आधार हैं। ताऊ इस देश में सब विक्टिम हैं। तो हर आदमी जो है इस आधार देश में कार्ड की जगह विक्टिम कार्ड निकाल के घूमता रहे। इस देश में विक्टिम है कौन नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 70 साल के शासन के विक्टिम हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 साल तक हमने जो बनाया अब हम उसके विक्टिम हैं, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 साल पहले आजादी आई ही नहीं थी, 75 साल पहले आजादी आई ही नहीं थी, हम तो तब से इतने पुरातन विक्टिम हैं। उसके पहले कुछ लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे अपने अपने सामंती संकुल तैयार किए थे, वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही पुराने विक्टिम हैं, हम तो 1100 साल से विक्टिम हैं, हम तो 300 साल से विक्टिम हैं। ये विक्टिमहुड जो है ना, महिलाएं विक्टिम हैं, बच्चे विक्टिम हैं, इस देश में सब विक्टिम है और राजा कोई नहीं है। जिस एक के ऊपर उलाहना दिया जा सकता था कि नहीं इनके राज में सब विक्टिम है, क्योंकि लोकतंत्र है तो राजा कोई है ही नहीं। विक्टिमहुड बहुत है, रॉबिनहुड एक ही है। रॉबिनहुड और विक्टिमहुड जो है ना, वो ऐसे, तो ये विचित्र वीर और रक्तबीज मुल्क है और यहाँ पे सब विक्टिम है। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप इन विक्टिमों पे कभी हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे। विक्टिमहुड पे, आरक्षण के विक्टिमहुड पे और जाति के विक्टिमहुड पे अगर आप लोगों के कुछ सुझाव हैं, कुछ सवाल हैं और आप इसके ऊपर चाहते हैं कि चर्चा की जाए, और उसके बाद फिर आप लोग हमको नए सिरे से गरियाना और कोसना शुरू करें कि हम तो समझते थे कि ये कुछ बदले हुए विचार के होंगे, लेकिन ये लोग भी देखिए ये तो पक्षधर निकले या ये तो विरोधी निकले। तो इनके लिए आप लोग अपने सुझाव, नंबर वही है 9953323303। हाँ, ये तो और ऐसा कुछ ना भेजें कि आपको अगले दिन डिलीट करने का समय निकल जाए और डिलीट भी ना कर पाए, है ना। ड्रंक टेक्स्टिंग ना करें और आलोचना दे रहे हैं कि न छेड़ो हम सताए हुए हैं। ठीक है, तो आज आगे 3 ताल में जिन जिन विषयों पे बात करनी मैं बता देता हूं। एक तो अफगानिस्तान पर आज बात करनी है। तालिबान बहुत तेजी से वहां अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन तुम गलत बात कह रहे हो, इसको तुम बाद में कहना। पहले हम बता दें कि आज का 3 ताल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के 3 ताल में ताल और तान दोनों होंगे। अफगानिस्तान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, हिंदुस्तान भी होगा। तो तान और ताल, आप देखिए कि कितना म्यूजिकल आज का सेशन होने जा रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ एक आज कुछ आखिर में जाते आते ना कुछ हल्का सा तान भी छेड़ के खत्म कर दीजिए। नहीं, आप तो तान तो अभी देखिए, हम लोग जब तक इसको अपलोड करेंगे ना, गिनाए हैं तो कोई तान सेन तो आना चाहिए। हाँ, आज वितान होना चाहिए। ठीक है, तो आज का एजेंडा ये है कि अफगानिस्तान पर बात करनी है, जहां तालिबान अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है उसके लिए बड़े बड़े शहरों पर अफगानिस्तान के कब्जा करना। एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऐसा लगता है कि वहां शुरू हो चुका है, लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है। तो वहां के हालात पर आज बात करेंगे और इस पर भी कि दुनिया अफगानिस्तान की जितनी मदद कर सकती थी उतनी क्यों नहीं कर रही या क्यों नहीं कर पा रही। एक तो आज़ादी वाला मैंने बताया कि उस पर बात करेंगे। बचपन में हमें कौन सी आज़ादी चाहिए थी जो नहीं मिली, और जवानी में आज़ादी का मतलब कितना बदला, कब लगा पहली बार हम तीनों को,
कि यार आज हम आजाद हो गए। इसके अलावा बिजार खबरों में चोटी काट देने पर सैलून वाले पर भड़के पंडित जी, इन पर बात होगी। और फिर मध्य प्रदेश से आई है एक चिट्ठी, थोड़ा पहले की आई है, हम लोग देर से आज शामिल कर रहे हैं, उस पर भी एक जवाब लेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर शुरू करते हैं। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो 3 ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। अफगानिस्तान में जो हालात हैं उन पर बात सबसे पहले करनी है। 14 या 15 प्रांतों पर तालिबान का क्लेम है कि वो कब्जा कर चुका है। कंधार पे कब्जा कर चुका है, हेरात इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कब्जा कर चुका है। अब वहां से जो खबरें आ रही हैं वो क्यों हृदय विदारक हैं? मतलब वो अगर उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जाए भारत में रहने वालों को कि हो क्या रहा है वहां जमीन पर। देखो क्या है, 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 20 साल तक हमने उनको एक सामान्य जीवन का अनुभव करा दिया। लड़कियां स्कूल जाने लगी, महिलाएं काम करने लगी, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी, चुनकर पार्लियामेंट में बैठ गई। ये सब होने के बाद सडनली फिर से वापस जाना सबके लिए बहुत कठिन होता है। लोग भारत ने वहां पे कोई युद्ध में कोई योगदान नहीं दिया, ना युद्ध किया, पर भारत ने $300 मिलियन लगा करके एक डैम बनाया जिससे बहुत सारे इलाकों को सिंचाई की सुविधा मिली। उस डैम को शायद ये तोड़ दें तालिबान, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत एक मित्र देश के रूप में भारत ने जो कुछ क्रिएट किया है वो वहां सबूत की तरह खड़ा रहे। ये है अमेरिका के साथ बहुत लोगों ने काम किया। कोई उनके लिए बिल्डिंगें बना रहा था, कोई इंटरप्रेटर था। इन सब लोगों को तालिबान कोलैबोरेटर मानते हैं, दुश्मन का सहयोगी मानते हैं और मोस्ट लाइकली उनकी हत्या कर देंगे। उनकी हत्या की जा रही है बाय द वे। जहां जहां उन्हें लगता है कि ये पूर्व सरकार के सहयोगी थे, या अमेरिका के साथ सहयोग किया था, या भारत के साथ सहयोग किया था, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, अगर नहीं उतारा जा चुका है। पर मैं उनमें जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि क्या है कि हम मूल पर नहीं जा रहा कोई भी। कहते हैं कि मतलब भारत का जो नक्शा ना, एक बार चुटकुला है ये, मैं चुटकुले से शुरुआत करता हूँ कि नक्शा बिछा के अमेरिकी और ब्रिटिश लोग चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे यार ये भारत तो बहुत गजब का देश है। इनका देखो, इनके पास हिमालय है, ऊंची से ऊंची चोटियां हैं, इनके पास इंडियन ओशन है, इनके नाम से एक ओशन है, इनके पास रेगिस्तान है, इनके पास घने जंगल हैं, इनके पास गंगा जैसी नदियां हैं। आखिर क्या नहीं दिया है भगवान ने इनको? तो हम ब्रिटेन ने कहा कि जरा एक नजर उसके पड़ोसी पे भी डाल लो, सब बैलेंस कर देता है वो। दुर्भाग्य से अफगानिस्तान का भी पड़ोसी वही है। वह देश अजीब है जिससे पूरे मतलब विश्व को पता नहीं है कि डील कैसे करें। अब एक होता है ना कि वो सुसाइड बॉम्बर है, वो उसने अपने बदन में न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रखे हैं और धमकी लोगों को यही देता है कि कुछ भी करोगे न छेड़ो हमें, हाँ न छेड़, आग लगा दूंगा हशियाने को। सब कहते हैं यार बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये तो न्यूक्लियर आर्म देश है, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको छुओ मत। और वो उसका बहाना लेकर के मतलब दशकों से उसने दुनिया के शरीर में कोड़ सा हो गया है। उसके लोग पाकिस्तान जो ये तालिबान जो है ना, वो उसमें अफगान है, ये बात सच है, पर एक तरह से एक प्रॉक्सी आर्मी है इसकी, जिसको वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोलते हैं वेस्ट में। अपने जड़ में पाकिस्तान है। इसने अमेरिका से पैसे लिए, अमेरिका के ही सैनिकों को मारा, अमेरिका के दुश्मन को अपने कैंटोनमेंट के पास शरण दी। वो बड़ा अजीब है कि क्वेटा में तालिबान का हेडक्वार्टर रहा है और
कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को। अमेरिका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, उसको फाइनेंस करते रहे, बस यही था कि पैसे नहीं दोगे तो फिर अपन फट जाएंगे। भारत भी बहुत दिनों तक इसलिए उससे उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करता रहा कि भाई वो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पता नहीं फट जाए। अच्छा, पूरी दुनिया को ये लगता है यार कुछ भी करेंगे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर किसी गलत तत्व के हाथ में लग जाए तो क्या होगा। दुनिया ये भूल जाती है कि गलत तत्व के हाथ में ही है, इससे गलत नहीं हो सकता। गलत तत्व के हाथ में ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। वह देश जिसे एक मिलिट्री ओन करती है उसके खिलाफ अभी लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान का क्या करें, अब तो चला ही गया है तालिबान के हाथ। मतलब ये तो 11 सितंबर जिसके चलते इतना लंबा युद्ध हुआ तो वो 11 सितंबर 9/11 जिसे बोलते हैं, उसके पहले शायद काबुल में तालिबान होगा। मुश्किल ये है दुनिया के लिए कि सबका फोकस अब इस पे है कि व्हाट टू डू विद अफगानिस्तान। द प्रॉब्लम बिफोर द वर्ल्ड इज व्हाट टू डू विद पाकिस्तान। इनका क्या करें, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास एक बड़ा असामी है फाइनेंस करने वाला जो वहां बैठ जाएगा जाकर। बाय द वे, अफगानिस्तान $1 ट्रिलियन की रेयर मिनरल्स पे बैठा हुआ। रेयर अर्थ जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इत्यादि में बहुत यूज होता है, उस पे मोनोपोली थी चाइना की, और जो थोड़ा मोड़ा था वो अफगानिस्तान में था। अब वो भी चाइना के हाथ होगा और चाइना और पाकिस्तान मिलकर उसका दोहन करेंगे। पाकिस्तान चूंकि एक रेंटल स्टेट है तो उसको रेंट पे रखा हुआ उन्होंने, उससे सड़क वड़क बना के उनको चिपका देंगे, है ना। पर हिंदुस्तान के लिए बहुत दुख की बात यह है कि हमारे अफगानिस्तान के लोग हमारे बहुत पुराने मित्र रहे और उनके इस मुसीबत में हम कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार हैं। सेम विद अमेरिका, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया था बाहर निकलना है, बाहर तो निकल गए वो, लेकिन उन्होंने कीमत नहीं आंकी थी कि जो हमारे दोस्तों का क्या होगा, हम तो निकल जाएंगे। वो शायद अगर जितने निकल पाए, कनाडा ने बोला है 20,000 लोगों को वो निकाल कर अपने यहाँ ले जाएंगे। कल मुझे 2 मैसेजेस आए हैं अब काबुल से, ये कहते हुए कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ इंडिया के लिए और इंशाल्लाह अगर मुझे मिल गया तो मैं आके आपसे मिलूंगा। एक ने बहुत सीधा सीधा कहा कि मैं और मेरी फैमिली बहुत डेंजर में है, हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई मदद हो तो कर पाइएगा तो करें। सो दिस इज द सिचुएशन। अब दुनिया देखेगी, टीवी पे आएगा, महिलाओं को उन्होंने कह दिया कि घर के अंदर चले जाएं, बाहर बिना महरम के ना निकलें, और काम करना तो शायद अब पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। 15 साल से अधिक उम्र की लड़कियों की शादियां जबरदस्ती करवाई जा रही हैं तालिब के साथ, जो लड़ाके उनके साथ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो फिर पीछे 7वीं सदी में जाना चाहते हैं। अब इसके पहले कि बाबा बोले, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ जो मेरी पुरानी खुंदस है। वो ये है कि लोग कहते हैं यार धर्म बड़ी अच्छी चीज है, धर्म आदमी को सही रास्ते पर ले जाता है ना। लेकिन धर्म से इंस्पायर होकर अगर आदमी कोई स्टेट बनाना चाहता है तो सबकी पेंट जो है वो आग लग जाती है सब में। एक बार बगदादी ने एक धार्मिक राष्ट्र की कल्पना करके उसको एक मूर्त रूप देने की कोशिश की, पूरी दुनिया भड़क गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई, मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? उनको भी अपनी तरह से जीने का अधिकार है। नहीं, सबने ताबड़तोड़ हमले किए, बगदादी को हरा दिया। इस्लामिक स्टेट अभी भी जैसे भी है, मतलब उसको लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। तालिबान ने एक बार ये कोशिश की अफगानिस्तान में, वो तो 9/11 के चलते उनका वो बंटाधार हो गया, पर इस बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। आदमी अभी भी नहीं समझ रहा है कि प्रॉब्लम जो है, भारत में भी जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तुरंत लोग पिनक जाते हैं कि नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। अरे भाई, इतना ही अच्छा अगर है तो राष्ट्र क्यों नहीं बनाना चाहते आप? तो मतलब सनातन क्या क्या, श्री कृष्ण ने तो पूरी गीता में सब सार दे दिया है, तो उसके अनुसार देश क्यों ना चले? क्योंकि मनुष्य को भय, उस मनुष्य अंदर से जानता है कि यार धर्म में ना कीड़ा बहुत प्रकार का है और इसे इतना पावर नहीं देना चाहिए। स्टेट से शक्ति मिल जाती है, व्हेन रिलीजन गेट्स अ स्टेट इट बिकम्स मोर पावरफुल, है ना। तो जड़ में बहुत प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते लोग। धार्मिक राज्य किसी को नहीं चाहिए, धर्म भी चाहिए, लेकिन नहीं हमारा तो दिस इज बिटवीन मी एंड माय गॉड। अरे वाह तो तालिबान, कई लोगों को तो ताऊ चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ, तो जलते हैं ना हम बिल्कुल विरोध करते हैं तुरंत। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं चाहिए, क्रिश्चियन राष्ट्र भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन जिनको चाहिए उनको देखना चाहिए ना। जिनको चाहिए हिंदू राष्ट्र उनको देखना चाहिए कि जहां जहां धर्म आधारित राष्ट्र सत्ताएं बनी हैं वहां पे क्या हुआ है, वहां पे किस तरह का सेटअप आया है। तो वही तो मैं चाहता हूँ आप स्वीकार करें कि प्रॉब्लम धर्म में है, प्रॉब्लम राष्ट्र में नहीं है। एक बार अपना के पूरी दुनिया को बना दो आप धर्म आधारित राज्य और देख लो क्या गति थी।
दूसरा जो ताऊ कह रहे हैं, मतलब उसमें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये एकदम मैं सही चाहता है हूं कि तालिबान वहां पे 20 साल शासन करे और पूरी दुनिया को दिखा दे कि भाई किस तरह का कोड़ पाल रखा है आपने अपने दिमाग में, कि आप किसी अदृश्य वस्तु या व्यक्ति के नाम पर खून खराबा और 72 तरह का डिसिप्लिन सो कॉल्ड लागू करना चाहते हैं लोगों के जीवन पर, और लोगों के जीवन को यही नरक बना दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं दिल्ली के जिस हिस्से में रहता हूं, यहाँ पे अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं, और वो आते हैं क्योंकि मेरे घर के 500 मीटर 1 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के 2-3 काफी बड़े अस्पताल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, और यहाँ पे वो आते हैं ऑपरेशंस के लिए। किसी को हार्ट की सर्जरी करानी है, किसी को ब्रेन की सर्जरी करानी है, किसी को कोई और बड़ी सर्जरी करानी है, इसके लिए स्टूडेंट्स भी बहुत आते हैं अफगानिस्तान से। और एक हिस्सा यहाँ पे साथ में लगा हुआ है भोगल, जहाँ पे कारोबार और पढ़ाई के लिए बहुत सारे विद्यार्थी अफगानिस्तान से भारत आते हैं। उनकी पूरी कॉलोनी है, और इस वजह से मैंने पिछले बार भी बताया था कि अफगानी रोटियों का स्वाद हम लोग भी लेते रहते हैं। उनके बड़े बड़े तंदूर हैं, उनकी अपनी बसाहट है, बहुत हंसने मुस्कुराने वाले, कम बोलने वाले, पर्दे में रहने वाले, लाल सेब जैसे चेहरों वाले पुरुष और स्त्रियां, उस तरह के वो होते हैं, और देख के बड़ा प्यार आता है उनको कि ये इतने अगर अपने आप को बांधे न रखें दिल्ली की गर्मी में तो ये और भी सुंदर लगे। लेकिन जो ताऊ कह रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह से साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक किस्म से कोढ़ बन गया है, इसका एकदम सही उदाहरण जो है वो भारत भी है और अफगानिस्तान भी है, और दोनों का फायदा अमेरिका को लगता है कि वो फायदा उठाएगा पाकिस्तान का, और यहाँ से वो चाइना और अफगानिस्तान को नियंत्रित करेगा। इस गफलत में वो कई साल रहे, और चाइना इसका लगातार फायदा उठाता आ रहा है। पाकिस्तान के साथ जो उनकी गलबहियां हैं, उससे अफगानिस्तान भी रोया है और उससे भारत भी रोया है। तो ये एक लंबी पीड़ा है जिसका कि मुझे कोई अंत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक चीज समझिए आप, जो बहुत साफ साफ मैं कह देना चाहता हूं कि अमेरिका भी अपनी तड़ी में आकर के गुस्से में कि जिन मोहि मारा तिन में मारे, ता पर बांधे हो तने तुम्हारे, वो हनुमान जी वाला जो संवाद है उसमें आकर के जो वो रावण से कह रहे हैं मेघनाथ के नाग पास में बदने के बाद में, वो वाली स्थिति है। और अमेरिका बदला लेके निकल गया बाहर कि तुमने 9/11 का हमला किया था तो देखो हमने लादेन भी गिरा दिया, मार दिया, और हमने इतने सारे तालिबानियों को इनको मार दिया। लेकिन ये इतनी कठोर जगह है कि यहाँ पे कोई टिक विक नहीं पाता है और कोई बदल नहीं पाता है, और इसलिए अमेरिका आज निकल, हाँ कभी नहीं टिका है। मैंने पिछली बार वाली पॉडकास्ट में हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, 3 साल के पुराने अंक जिन्होंने सुने हैं, कि कैसे बर्तानिया, रसिया और अमेरिका, 3 महाशक्तियां यहाँ पे नमस्ते करके चली गई, उखाड़ कुछ नहीं पाई अफगानियों का। एक संदर्भ और है बहुत रोचक जिसका जिक्र मैं कर देना चाहता हूं कि अब से 50 साल पहले अफगानिस्तान में जब लोग कहते थे, या 60 साल पहले जब कहते थे कि तालिबान जैसा एक विचार है, एक मिलिशिया खड़ी हो रही है और ये आगे चल के इस तरह से धार्मिक अभ्युदय का काम करेगी और सबको सोशल ऑर्डर पर लेके आएगी, शरीयत के हिसाब से चीजें यहाँ पे तय होंगी, उस वक्त अफगानिस्तान में लोग हंसते थे कि ये कभी मुमकिन होगा। उस वक्त उन पे हंसा जाता था, लेकिन अंततः क्या हुआ? अफगानिस्तान पिछले 40 साल से उस उन्माद और उस बर्बादी से रूबरू है। 40 साल हो गए हैं उनको ये झेलते देखते हुए। 80s में वहां पे वो कोढ़ पूरा शुरू हुआ, 90s में अपने चरम पे आया, और उसके बाद में पिछले 20 सालों में हमने देखा ही है कि किस तरह से लड़ाइयां होती रही हैं। 80s में वो तालिबान का पाप जो है वो वहां पे तेजी से स्प्रेड होना शुरू हो गया था। तो अब मुझे लगता है कि अफगानिस्तान एक ऐसी जमीन बन चुका है जिसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता है, और जिसपे कब्जा करने के लिए बहुत मजबूत लोग हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि अफगानियों को अफगानिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर में एक पूरा का पूरा देश, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, हमारा सहोदर है, वो इस्तेमाल कर रहा है, और अफगानी को मार रहे हैं, अफगानी पे कब्जा कर रहे हैं। एक ऐसा समाज, आप अफगानिस्तान के लोगों से पूछें, वो जिस एक देश से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, या सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, या सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, उसका नाम पाकिस्तान है। और अभी उसी की बिना पे ये सब कुछ खेल हो रहा है। अफसोस इसमें यही दिखता है मुझे, कुलदीप, कि अफगानिस्तान का साथ देने वाला कोई नहीं है। भारत कोई एक डिसाइसिव मूव ले नहीं सकता है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर दे और अफगानिस्तान पे हमला कर दे, दोनों जगह पे मोर्चा खोल दे।
इनको रोकने के लिए कि इनको इधर एंगेज करो ताकि ये उधर ना लगें और वहां पे तालिबान से निपटे। इसके लिए कोई सरकार भी मजबूत अफगानिस्तान में नहीं है कि दुनिया का कोई देश, भारत या कोई भी और देश मदद करने के लिए खड़ा हो, क्योंकि अफगानिस्तान में लड़ाई तो अफगानिस्तान के लोगों से और वहां की सत्ता के माध्यम से ही लड़ी जाएगी। बाहर से पैराशूट से पैरा ड्रॉपिंग होकर के तो कोई संभाल नहीं सकता, संभव नहीं है। अभी तो अफगानिस्तान की सेना खुद ही विड्रॉ कर रही है। सबसे बुरी स्थिति में, सबसे असहाय स्थिति में है, और अगले कुछ वर्षों तक हम वहां पे ये नंगा नाच देखेंगे। जो 9/11 की कहानी, जिसमें वियना ने रोक दिया था ऑटमन अंपायर का रथ, द ग्रेट सीज ऑफ वियना, तो सही है ना ये संदर्भ? हाँ हाँ, जिसकी तारीख को याद करके 9/11 गिराया गया कि तुमने उस्मान को रोका था, उस तारीख में हम तुम्हारी चूलें हिला देंगे। और ताज्जुब मत मानिए अगर 9/11 इस साल का आने तक काबुल पे कब्जा हो जाए या काबुल तक ये पहुंच जाए। अब 90 किलोमीटर दूर है, कल रात में 90 किलोमीटर दूर थे, अब पता नहीं कि वो 60 बचा है कि 50 बचा है कि 70 बचा है। तो अफगानिस्तान असहाय है, अकेला है। भारत चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, जिसने लगातार निवेश किया कि हमारे लिए सामरिक रूप से और बाकी बहुत सारे वजहों से अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण था। वहां पे निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण था, वहां पे चीजों को सही ऑर्डर में लाना बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की बचाने की लड़ाई या उसके समाज को आगे ले जाने की लड़ाई, एक वैज्ञानिक तार्किक समाज को वहां पे स्थापित करने की लड़ाई, एक मजबूत लोकतंत्र या व्यवस्था लाने की लड़ाई, ये सारी की सारी जिम्मेदारी अब अफगानियों पे ही है। और उसके पहले हजारों लाखों का खून बह जाना है, उसके पहले लाखों की जिंदगियां तबाह हो जानी है, बच्चों की, बच्चियों की, लड़कियों की, महिलाओं की, लोगों की। नौकरी, प्रतिष्ठान, कामकाज, सारी चीजों में इनका कब्जा होने जा रहा है, और बहुत ही दर्दनाक कहानी अफगानिस्तान की है। हाँ, तो अभी तक 2.5 लाख लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर किए जा चुके हैं, 1000 लोग महीने भर के अंदर मार दिए गए। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, आप दोनों से, पाकिस्तान वाला जो रेफरेंस आपने छेड़ा, एक तालिबान पाकिस्तान के भीतर भी है, तो मैं इस लव हेट रिलेशनशिप को भी, तीनों के रिश्तों को समझना चाहता हूँ कि क्या जो बहुत स्ट्रॉन्ग तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर, वो आगे चल के पाकिस्तान के लिए ही तो कहीं ट्रबल नहीं बनेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीके तालिबान को भी मजबूती देगा, और जो पाकिस्तान के लिए इंटरनल ट्रबल है। ये सवाल जो है बाबा बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे ये सवाल, मतलब उसके बाद मेरे दिमाग में जो आंसर कौंधे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। किसी ने कहा था स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। हाँ, वही ना, है ना? हाँ। वो फ्रेज जो है याद रखना चाहिए। पर उससे भी ब्यूटीफुल बात यह है कि पाकिस्तान में प्राइमिंग हो गई है। मतलब ये बोलते हैं ना कि कोई चीज एक दिन में नहीं बनती, उसको बनने में समय लगता है। पानी 100 डिग्री पे उबलता है, उसके पहले नहीं उबलता, लेकिन सीधे 100 डिग्री पे आता नहीं। पाकिस्तान में धर्मांधता जो भारत में बढ़ रही है, पाकिस्तान में एक अलग लेवल पे जा चुकी है। वो जनरल जिया के टाइम से ही, उनकी पॉलिसीज की वजह से, तो तालिबान के समर्थक हैं वहां, और पिछली सदियों में जाकर जीने की तमन्ना रखने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जो फ्रंटियर एरियाज में जो पश्तून है, देख याद रखना आप कि तालिबान मेनली पश्तून है। वो नॉर्थ अफगानिस्तान के ताजिक, किर्गिज, जो दूसरे उज्बेक, इस तरह की कम्युनिटी से नहीं आते। हजारा नहीं है तालिबान मेनली पश्तून है। पश्तून पाकिस्तान में भी रहते हैं। और बाय द वे, अफगानिस्तान जो डूरंड लाइन है जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विभाजन हुआ है, उसको नहीं मानते पश्तून का कहना है ये पूरा का पूरा पश्तून एरिया है, अंग्रेजों के लाइन खींचने से कुछ नहीं हो जाता। तो ये याद रखिएगा, अगर वहां पर शरिया और मतलब इस्लामिक स्टेट अमीरात, जिसको उन्होंने नाम दिया है, तो वो अमीरात अगर वहां इस्टेब्लिश होती है, तो यहाँ के लोगों को भी तमन्ना होगी कि हम भी एक आइडियल इस्लामिक वर्ल्ड में रहें। और तमन्ना जब जोर मारती है, खास करके तब जब उसके अंदर एक मजहबी जुनून हो, तो बहुत मजा आने वाला होता है। पाकिस्तान को ये पता चलेगा, ये चाइना को भी पता चलेगा। याद रखिएगा कि तालिबान जो है वो एटिम करके, जो ईस्ट तुर्किस्तान, जो जिसे जिनजियांग प्रांत के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पे एटिम है, ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो आतंकवादी संगठन मानता है। उसके चलते उइगुर मुसलमानों पे चाइना बहुत तरह की क्रूरता भी करता है। उनको तालिबान का समर्थन प्राप्त है ना? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है।
आपने ये देखा हुआ है कि आतंकवाद खास करके जब धर्म से ड्रिवन हो तो वो देश और सीमाओं की को नहीं मानता। सीरिया और इराक के बीच में इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका एक हिस्सा इधर था, एक हिस्सा उधर था। तो ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को बिल्ली पाल लेनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता पालना कुछ जो है इस्लामिक जो विद्वान है वो बुरा मानते हैं, तो उनको बिल्ली पाल लेनी चाहिए, पर इस मुगालते को नहीं पालना चाहिए कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होने के बाद इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, क्योंकि डेप्थ में जब आप जाते हैं ना तो फिर ऊपर आने में बहुत मुश्किल होता है। तो उनको मतलब या मुबारक ये सब चीजें, पर आपने घबराना नहीं है। हाँ, आपने घबराना नहीं है। वो तालिबान खान बोला जाता है इनको। तालिबान के सपोर्ट के लिए ही इमरान खान का नाम तालिबान खान रखा गया तो था। चुनाव से पहले से ही नाम है उनका। हाँ, उनका नाम है। तो आप इमेजिन कीजिए, इनके लिए अभी तो बहुत ही मजा आनंद से मतलब लोटपोट हो रहे होंगे, तो बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। अच्छा, एक चीज बात यही है कि सामान्य मानवी की, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का, चाहे हिंदुस्तान का, ये तीनों तान का जो सामान्य मानवी की है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि मजहब आधारित जब व्यवस्था, सत्ता और सैन्य शासन कहीं भी स्थापित होते हैं तो वो सबसे लीथल कॉम्बिनेशन है। उसको कहते हैं डायबिटीज, और उसके साथ में विद शुगर, विद ब्लड प्रेशर। हाँ, डायबिटीज विद बीपी, विद बीपी। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज है तो भैया कुछ बचेगा नहीं। ये किडनी, ये लीवर, ये आंतों की दुनिया है ना। धर्म कहता है औरत को घर में रहने दो, बाहर मत जाने दो। मैं कहता हूँ धर्म को घर में रहने दो, बाहर मत जाने दो। क्या बात है। एक मेरा आखिरी सवाल है, फिर आजादी वाले पे चलते हैं। और ये सवाल इसलिए अभी ज्यादा मौजूद है क्योंकि जो हालात वहां हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, लोग बार बार पूछ रहे हैं। अमेरिका को बाहर निकलना था, उन्होंने फैसला किया हम बाहर निकलेंगे। ट्रंप के दौर में वो फैसला हुआ, बाइडेन ने उसको एग्जीक्यूट किया। अभी अमेरिका से भी इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, खुद ट्रंप ने भी ये बात कही, और वैसे भी बहुत सारे लोग अमेरिका में मौजूदा सरकार के क्रिटिसिज्म में कह रहे हैं कि आप विड्रॉ करना था आप करें, लेकिन आपने उसका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं किया। आपने बहुत लापरवाही से विड्रॉ करने की का प्रोसेस शुरू किया, जिसकी वजह से तालिबान के लिए चीजें और भी आसान होती गई। क्या अमेरिका के एंड पे आपको लगता है कि गलतियां हुई? बिल्कुल, कहानी जो है ना वो एकदम, आप इसको, मैं इसका सरलीकरण कर देता हूं कि एक व्यक्ति बुरी तरह से बीमार था और उसको उसके स्थानीय चिकित्सक देख रहे थे, और आप उसको लेके आए किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। दिल्ली का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या जर्मनी का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या अमेरिका की जो भूमिका है, इतने बड़े डॉक्टर को आपने बुलाया और डॉक्टर साहब उसको जगह जगह सुई लगाते रहे, पट्टी बांधते रहे, मशीनें लगा करके उसका बीपी, ईसीजी, ऑक्सीजन सब मॉनिटर करते रहे, और अचानक से मशीन उठाए चल दिए और मरीज की हालत में कुछ बेहतरी नहीं है, और मरीज को वहीं मतलब फिर वहीं लौट के जाना होगा। यार ने कैसी रिहाई दी है, यही गजल मुझे याद आती कि आप जब आए थे तब भी अफगानिस्तान की हालत यही थी, और आप जब चले जा रहे हैं रातों रात अपना टीम टाम उठा करके, तब भी अफगानिस्तान की स्थिति वही है। तो आपने किया क्या? फिर आप इतने दिन यहाँ पे क्यों थे? और ये सवाल एकदम जायज सवाल है, लेकिन वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, ये ना इनको यहाँ पे बिटिया बहन ही है, ना इनके कोई धर्म के लोग हैं, ना इनका कोई हाट बाजार है, तो ये काहे ही लिए इसमें रुचि लेंगे, ये काहे ही यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। लेकिन पहले चले जाते तो बेहतर था। हाँ, ये पहले चले जाते, जब करजई थे तो उस वक्त चले जाते तो सही रहता। करजई के सामने दुनिया बाकी लोग भी मदद करते, भाई नहीं चलो। जब इन्होंने बहुत कमजोर कर दिया और तालिबान बढ़ते रहे करजई के बाद से करजई हम लोग को लगता था कि कमजोर राष्ट्रपति है, लेकिन करजई के जाने के बाद से समझ में आया कि नहीं, ये तो कमजोर से कमजोर ही होता गया है स्टेट लगातार। और हुजूर जाते जाते बहुत देर कर दी। और एक बात तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि अफगानिस्तान में कभी एक स्टेट बन नहीं पाया। मतलब नजीबुल्लाह के टाइम में भी जबरदस्ती का ही जोर था। जहीर शाह जब आए थे उस समय, जहीर शाह जो किंग थे वहां के, उनकी लॉयल्टी बहुत अच्छी थी, लोग जो है उनको उससे घृणा नहीं करते थे। उन सब कंपोनेंट्स को याद करना और ये सोचना कि काश वो दिन वापस आ जाते, वो आएंगे नहीं, वो आएंगे नहीं। अब जो है हम दो तरह से देखते हैं ब्लेम किस पे किया जाए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो एक होता है तात्कालिक ब्लेम, वो अमेरिका जिम्मेदार है।
क्योंकि भाई साहब आपने बिगाड़ा है तो आपको ठीक करके जाना चाहिए। आप और फौजें लाते, आप निकलने की बजाय और फौज लाते, यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करते। आपने इराक में सर्च किया था ना, सडनली बहुत सारे नए बटालियंस इंट्रोड्यूस कर दिए थे और कंट्रोल किया था, तो आप ये कर सकते थे। तालिबान अभी भी बाइक पे लड़ते हैं, चप्पल में, है ना, तो आप कर सकते थे, पर आपने किया नहीं। बाय द वे वो कब्जा भी कोई लड़ाई करके नहीं कर रहे हैं, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वहां की जो कम्युनिटीज में बात करके कब्जा कर रहे हैं। वो बहुत पुराना है, सीज बोलते हैं इसको। ये सरेंडर कर दो, ये अश्वमेध है, के टाइम से चल रहा है कि आपको चारों तरफ से घेर के बैठ जाएंगे और फिर आप सोचते हो कि यार क्या इनसे लड़ें। क्योंकि देखो, सेना जब भी लड़ती है ना, उनके कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन आतंकियों के नहीं होते। ये जो है बिना नियम कानून के लड़ते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनसे कौन पंगे लेता है? तो वो कहते हैं ठीक है यार, आप आ जाओ, कब्जा कर लो। तो उस हिसाब से देखो तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर का आदमी वहां पे बैठ जाएगा। तालिबान है अफगानिस्तान के ही। अभी जो चल रहा है उनका अल्लाह अकबर, वो तो मतलब अफगानिस्तान के ही लोग हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं की तरह रहते हैं। ये है कि ये रगड़ लोग हैं, बहुत दिनों से संघर्ष करते रहे हैं पहाड़ों में, है ना, तो कोहिस्तानी बंदे हैं सब। अब इन बंदों ने आता नहीं है कुछ, ये देख लेना आप, इनको आता नहीं है कुछ। पिछली बार जब ये सत्ता में थे तो भारत का एक प्लेन वहां पहुंच गया था और किस तरह से उन्होंने नेगोशिएट किया था वो पूरी दुनिया ने देखा था, है ना। तो इनको आता नहीं है कुछ। पाकिस्तान में पैसे अफगानिस्तान में पैसे बरसने नहीं वाले, अमेरिका तो नहीं देने वाला ना। अफगानिस्तान में जीडीपी बहुत ही खराब है, कमजोर है। तो यस, इफ दे कैन डील विद चाइना और ये उइगुर्स को अपना सपोर्ट बंद करें और फिर वहां के मिनरल रिसोर्सेज के बदले में चाइना उनको कुछ पैसे दे तो ठीक है। अदरवाइज इनको चलाना नहीं आता कुछ, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में लड़ने के अलावा। तो आपको सडनली पता चला कि म्यूनिसिपैलिटी चलानी है तो आपको यूज तो उन्हीं को करना पड़ेगा जो पहले ब्यूरोक्रेट थे या वो जो वहां पे थे। आप उनको यही कह सकते हो यार दाढ़ी नहीं छिल सकते तुम, दाढ़ी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा इनके पास कोई अनुभव नहीं है प्रशासनिक, है ना। तो उस हिसाब से देखो तो आप कब्जे का मतलब क्या है, वो देश जो है गृह युद्ध की तरफ जाएगा, केओस रहेगा बहुत दिनों तक और हमें बहुत विचित्र तस्वीरें मिलेंगी, महिलाओं को पत्थर मारने की, बच्चों को पत्थर मार देने की, नाक काटने की, वो गर्दन काटने की, हाथ काटने की, नाक काटने की, बुरके से मुंह निकल आया तो नाक काट देंगे। इस तरह की चीजें आएंगी और दुनिया जो है देख देख करके आंसू बहाएगी और ट्विटर पे ट्रेंड कराएगी, होगा कुछ नहीं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी इंडिया के लिए भी बहुत मतलब बुरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों का असर अफगानिस्तान में बढ़ेगा। तो वो भी एक बात है कि एक पड़ोसी मुल्क है। हाँ, हमने चाबहार में जैसे इन्वेस्ट किया था, फास्ट नहीं किया, शायद कर लेते बहुत जल्दी तो, लेकिन वो गया ना अब तो पानी में, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता ना। वो जिस रास्ते से सेंट्रल एशिया जाना था वो रास्ता तो अब तालिबान के हाथ है। वो आपके साथ बाय द वे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाला तालिबान पिछले वाले तालिबान से अलग है ना। तो ऐसा होता नहीं है। तालिबान कोई संगठित ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी है ना, इससे बड़ा फेक कुछ नहीं है। हाँ, तो ये तालिबान है, ये लोग जिहादी हैं, इनकी मानसिकता बिल्कुल बहुत पीछे सदियों वाली है। अब रह गई बात, देखिए मुल्ला उमर ने शायद कहा था, पर किसने कहा था मुझे याद नहीं है, कि अमेरिकन्स हैव द वॉच एंड वी हैव टाइम। उनका कहने का अर्थ है हमारे पास तकनीक नहीं है, उनके पास घड़ी है और हमारे पास वक्त है। तो उन्होंने 20 साल निकाले ना। तो आप ये याद रखना कि ये लोग जो इस तरह के जो लड़ाके होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए मोटरसाइकिल के अलावा, वो भी नहीं चाहिए, और ये पहाड़ों में रह के जिंदगी गुजार लेते हैं, इनके पास टाइम बहुत है। सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान के लोग जिन्होंने अच्छी जिंदगी जीने का जायका ले लिया है 20 साल तक, एक सामान्य आधुनिक जीवन जीने का, ट्रैफिक लाइट्स हैं, सड़क है, पानी आता है, बिजली आती है, सिंचाई की व्यवस्था हो गई थी बहुत इलाकों में, टीवी है घर में, टीवी देखते हैं, टीवी है घर में, म्यूजिक है, उससे मुझे याद आता है, वो क्या वो उसको छोड़ पाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी चीज, मैं भारत सरकार में अगर कोई सुन रहे हैं और इस समय ऑब्वियसली आप लोग बहुत तरह की प्लानिंग कर रहे हैं वहां से लोगों को निकालने की, मैं जानता हूं कि सबको नहीं निकाल सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, होगा ही नहीं, असंभव सा है। क्या हम कुछ कलाकारों को, कुछ गायकों को, कुछ पेंटर्स को, जैसे पेंटिंग बैन है इस्लाम में, वहां पे जो पेंटर है वो तो गया ना, उसकी तो गर्दन गई, या वो छोड़ दे, वो सब कुछ तौबा कर ले, सब कुछ जला दिया जाएगा। तो क्या हम जब अपने लोगों को ले आएंगे, 2-4 प्लेन एक्स्ट्रा ले जाइए, काबुल म्यूजियम से चीजें उठा लीजिए, क्योंकि वो लोग को वो पसंद नहीं है। वो पिछली बार भी बहुत उन्होंने म्यूजियम को बहुत नुकसान हुआ है, सीरिया में कितने पुराने है ना मंदिर, म्यूजियम ध्वस्त हो गए। और उसके साथ साथ कुछ कलाकार, कुछ गायक, कुछ वाद्य यंत्र, रबाब बजाने वाले लोग,
जो वहाँ के अच्छे आर्टिस्ट हैं वो नहीं रह पाएंगे, उनको और क्रिकेट टीम को ले आए। ग्रेटर नोएडा में मैं जहाँ रहता हूँ वही उनका होम ग्राउंड है, विजय सिंह पथिक स्टेडियम। वो यहाँ पे सेफ होंगे। मैं जानता नहीं राशिद अभी कहाँ है, पर गजब के बॉलर है। उन्होंने अपील भी की थी ट्विटर पे, दुनिया से मदद मांगी थी। हमारे यहाँ खेलते हैं। राशिद का हम लोग नाम भी बदल देंगे, उसका राजेंद्र भाटी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और आप उनके लिए, इन लोगों के लिए बहुत सारे, देखिए अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग यहाँ पर अब 10-12 साल से रहते हैं, कोई 20 साल से रहता है। वो नहीं तो होता, मुझे लगता है कि यूथ वहां से लेके आना चाहिए और उस यूथ को यहाँ पे ट्रेन करना चाहिए, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, इन सारी चीजों में। वो यूथ जो भी पढ़ाई कर रहे थे उनको नहीं निकालेंगे, क्योंकि आगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। हम तो नहीं निकालेंगे, भारत नहीं निकालेगा। भारत इनफैक्ट कुछ लोगों को लाएगा ही, पर मैं चाहता हूं कि कुछ गिने चुने लोग, कुछ कलाकार, कुछ वाद्य यंत्र के रबाब के बजाने वाले, कुछ पेंटर, कुछ सिंगर से 1000-1500 लोग निकाल लेने चाहिए। क्रिकेट की टीम, इन सबको हमें यहाँ ले आना चाहिए। जब वक्त अच्छा होगा तो वापस जाएंगे ही जाएंगे, अपना देश है उनका, उसे रिबिल्ड करेंगे। लेकिन तब तक के लिए उनकी जान को बचाना बहुत जरूरी है। उनकी जान नहीं जानी चाहिए तालिबान के हाथों, क्योंकि तालिबान से लड़ने वाले वो अगली पंक्ति के लोग हैं, विचारधारा से लड़ने वाले लोग हैं। मुझे याद है सन 2004 में यूपीए की सरकार बनने के बाद में सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ था अफगानिस्तान में, और मैं उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था। और पाणिनी का जन्म हुआ था पाकिस्तान में आज के, और पाणिनी की कर्म भूमि और अध्ययन की भूमि अफगानिस्तान थी। ये सपना हमेशा आंखों में रहा कि मैं, जिसका नाम पाणिनी रखा गया घर में, कभी स्थितियां अनुकूल रहेंगी तो अफगानिस्तान जरूर जाऊंगा। मुझे लगता नहीं है कि अगले दशक 2 दशक में इसकी कोई संभावना दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, और वो है इसलिए मैंने एक पर्सनल नोट दे दिया ताकि यहाँ पे खत्म करें, अफगानिस्तान से निकलें, क्योंकि भी 2 तान और हैं। हाँ, 2 तान और है। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो 3 ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। तो आज़ादी पे बात करनी है, और वो 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर ज्यादातर लोग 3 ताल सुनेंगे। कुछ लोग 15 अगस्त के दिन भी सुनेंगे, बहुत लोग शनिवार की रात सुनते हैं, बहुत लोग रविवार को सुनते हैं, फिर हफ्ते में बाकी लोग भी बचा हुआ सुनते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस 74वां है कि 75वां, हर बार की तरह मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। पता नहीं सही तरीका क्या है कैलकुलेट करने का। अगर 1947 वाले को पहला माने तो शायद 75वां होगा। 75वां 15 स्वतंत्रता दिवस है, 74 साल हो गए हैं आजादी को। ठीक है। हाँ, तो प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, और जब हमारे स्कूल में जो झंडारोहण होता था तो मेरे लिए उसका यही मतलब होता था कि आज मंच पर एक वीर रस की कविता मुझे पढ़नी है हर साल, और उसके बाद भूरे लिफाफे में एक मुट्ठी बूंदी मिलती थी, गुलदाना जिसको बोलते हैं। तो पहले अगर स्कूल के समय की, बचपन के दिनों की आज़ादी की बात करें, ताऊ आपसे शुरू करें कि उस समय एक आज़ादी का मतलब था, और अब आप जब इस उम्र में आकर के बतौर पत्रकार, बतौर न्यूज़मैन, जो आज़ादी के दिन का मतलब होता है, उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं? अब आज़ादी का दिन जो है काम का दिन होता है मेरे लिए। पहले छुट्टी का दिन होता था, और सुबह सुबह मिठाइयाँ मिल जाती थी। मिठाइयाँ मतलब जलेबी या बूंदी, इस तरह की चीजें। मैं बहुत छोटा था तो मेरे दादाजी गांव में झंडा फहराते थे और लोगों को खिलाते थे यही बूंदी, कुछ नमकीन इत्यादि। वो दिन थे। मैं उत्साहित सिर्फ इस बात से होता था कि 15 अगस्त को छुट्टी होती है, झंडा फहर जाता है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। जब से पत्रकार बना तब से 15 अगस्त को काम होने लगा, और ज्यादा काम होने लगा। जब मैं डिजिटल में हूं तो बहुत ज्यादा
वो प्रेशर और ज्यादा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, उनके भाषण से बहुत कुछ निकलेगा, तो उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। बाबा यही करते हैं काम। तो ये आपको देखना पड़ता है कि भाई क्या। दूसरी बात ये होती है कि 15 अगस्त के पहले ही देश में एक परंपरा सी है कि हमारे यहाँ हाई अलर्ट होता है ना, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, और ऐसा हुआ है पास्ट में, इसलिए शायद ये सतर्कता अच्छी है। नहीं, तो कल भी अमृतसर में एक हैंड ग्रेनेड मिला, एक वहां की पॉश लोकेलिटी में, कश्मीर में एक मुठभेड़ हुई ही, तो और बाकी राज्यों में भी। और हम लोगों ने कल खबर लगाई कि कैसे दिल्ली की सभी सीमाएं जाम से गुजर रही हैं, एक 1.5 घंटे लंबे जाम में। कल हम भी 1 घंटे के जाम में फंसे हुए थे। वो जो रिहर्सल होती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब है। और पर आजादी जो है अब मैं दूसरे तरह से देखता हूँ। बीच में मैं सिनिकल भी था बहुत, और ये लगता था कि हम जो है भारत बहुत तेजी से विकसित क्यों नहीं हो गया, हम क्यों ऐसे हैं इत्यादि। अब वो जो कुंठा थी, वो जो ग्रंथि थी, वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। ये लगता है कि ये भी बहुत कठिन मुश्किलों से भरा 74 साल रहा है। मैं तो 74 का नहीं हूं, पर ये 74 साल भारत के लिए बहुत कठिन रहे हैं। इनफैक्ट हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी जब हम आजाद हुए थे, और हमने एक अच्छी खासी लंबी दूरी को मापा है डेमोक्रेसी के साथ साथ। जैसी भी है, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी लो, जैसी भी है, पर डेमोक्रेसी है। हम ये 3 ताल रिकॉर्ड करते हैं और बातें करते हैं हर तरह की। बिल्कुल। एक वो, दूसरा ये कि इस दिन थोड़ा सा ना, एक ही दिन होता है जब मुझे ना लता मंगेशकर के वो देशभक्ति वाले गाने अच्छे लगते हैं। किसी और दूसरे दिन बजा दो तो मैं इमीडिएटली बंद करूँ, चिड़ सी होती है कि यार छोड़ो। लेकिन एक दिन होता है जिस दिन ना ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ये मेरे वतन के लोगों, मैं उसको भी सुन सकता हूँ पूरा का पूरा। नेहरू जी सुने थे तो शायद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, मेरी आंखों में आंसू तो नहीं आते लिटरली, पर हाँ अच्छा लगता है। उस दिन ये तान सब जगह से निकलती है, जिधर देखो उधर झंडे होते हैं और गाने होते हैं राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेम के। तो यस, आजादी का दिन मेरे लिए वही है जिस दिन मूड थोड़ा सा अच्छा रहता है। पतंगबाजी यहाँ पे मैं नहीं करता, पर गुजरात में पतंगबाजी होती है इस दिन। एक सवाल मेरा दिल्ली में भी होती है। बाबा से एक सवाल है, जैसे मतलब बचपन में किस आजादी के लिए एस्पायर करते थे? जैसे मतलब कई चीजों की आजादी नहीं थी, जैसे मुझे 4 किलोमीटर दूर रहने वाले अपने दोस्त के घर साइकिल चलाकर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि घर वालों को हमेशा लगता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत बिजी सड़क है। इस बात की आजादी नहीं थी कि जो लड़कियां मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ती हैं वो मेरे घर आ सकें नोट्स लेने के लिए, देने के लिए, या हम खुल करके उनका जिक्र कर सकें अपने घर पर। एक समय के बाद हो गई, लेकिन स्कूल के समय तक नहीं थी। तो ऐसी कई आजादियों की तलाश रही बचपन में। तो आपके लिए, आपको किन आजादियों की तलाश रही बचपन में? आजादियों की तलाश तो अभी भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। आदमी जन्म से ही गुलाम होता है, या तो अपने सामाजिक विधान का, अपने पासपोर्ट का, अपनी राजसत्ता का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का। इन सब की एक बांधी, इन सब के बंधनों में आदमी बंधा ही रहता है। निराला बेवजह नहीं कहते थे कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु पूछेगा सारा गांव। हाँ, तो वो तो, और कबीर कहते हैं कि जीवन से मुक्ति ही आजादी है। उसके पहले तो कुछ भी आजादी नहीं है। इस्लाम कहता है कि जीवन से मुक्ति जो है वो नई जिंदगी की शुरुआत है, और कबीर कहते हैं कि जीवन से मुक्ति आजादी है। तो आजादी का मामला ऐसा नहीं रहा। आजादी ताऊ की और हमारी जो आजादी है उसकी छवियां लगभग एक जैसी हैं। मैं हमेशा से कल्चरल टीम्स में रहा, तो इस बात की खुशी होती थी कि क्लास नहीं करनी होती थी। 15 अगस्त से और 26 जनवरी से पहले 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे होते थे जब 6th पीरियड के बाद में 7th और 8th पीरियड आपको नहीं पढ़ना होता था। रिहर्स करते थे, रिहर्सल होती थी, प्रैक्टिस डांस की, समूह गान की, समूह नृत्य की, इन सारी चीजों की। सिनेमा देखने की मुझे प्रैक्टिस थी, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। झंडे वंडे फहरने के बाद में निकल जाता था, 200-300 निपटाएंगे। और पेड़ के लड्डू खाते थे हम, क्योंकि देखिए स्कूल हम जाते थे वहां पे लड्डू मिलता था। तो मैं क्योंकि पब्लिक स्कूल में पढ़ा बचपन में, तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वहाँ ठीक था। हम सुनते थे कि बाकी स्कूलों में नुक्ती बटती है, मीठी वाली जो बूंदी होती है, उसको हम लोग नुक्ती कहते हैं, क्योंकि बूंदी तो रायते में पड़ती है, नुक्ती जो है वो चाशनी वाली है। तो हम लोग सुनते थे कि हम लोग को लगता था कि स्कूल बाकी कितने दयनीय है, हम लोग ज्यादा बढ़िया स्कूल में, यहाँ 4 लड्डू का लिफाफा मिलता है। आगे चल के उस पब्लिक स्कूल में 1 पेस्ट्री, 1 पैटीज और 2 लड्डू मिलने लग गए, तो वो और स्टैंडर्ड हम लोगों का हाई हो गया था। माँ क्योंकि अध्यापिका थी तो उनको भी 2 पैकेट लड्डू मिलता था 1 के बजाय,
टीचरों को 2-2 पैकेट मिला करते थे। और पिताजी, कई लोग बुलाते थे उनको, कई स्कूलों में, कई और जगहों पे, सभाओं में ध्वजारोहण करने के लिए। तो वो जाते थे, भाषण वगैरह लगाते थे, और फिर मैं उनसे कह देता था कि लड्डू जरूर लेके आना, तो वो कुर्ते की जेब में 4 लड्डू रखे हुए वो भी शाम तक घर पहुंच जाते थे। और हम लोग जो है वो रंग बिरंगे हुए और पूरा मेकअप, माता जी की साड़ी, पुरानी चुन्नियां, गोटा लेस लगे हुए कपड़े, है ना, वो सब बना करके अपना, और फिर 2 बजे तक, 1 बजे तक सब कार्यक्रम खत्म होके स्कूल से तब वापस आते थे। तो मिठाइयाँ खाने का दिन होता था। और अपनी माँ से हम यही कहते थे कि आज तो ना मारो, आज तो 15 अगस्त है, आज तो देश आजाद हुआ था, आज तो पहुने को ना कहो, आज तो पिटाई ना करो। लेकिन जूते तब भी चल जाते थे हम लोगों के ऊपर, बच नहीं पाते थे हम लोग, है ना। पहुने से आजादी दरअसल केवल और केवल परिवा के दिन मिलती थी। दिवाली के अगले दिन चित्रगुप्त पूजा होती है, गोधन पूजा होती है, और वो एक बहाने का दिन होता था कि आज तो किताबों की पूजा होनी है, कलम की पूजा होती है, तो आज के दिन तो पढ़ाई वर्जित है। तो वो एक दिन होता था जिसके दिन हम लगता था कि आजादी है वाकई। आज पहुने को सरस्वती पूजा में भी किताब जगाते थे, तो किताब जो है माँ के चरणों में रख दिया, कापियां भी रख दी, कलम भी रख दी कि भाई अब तो माता से आशीर्वाद ले रहे हैं आज। बिल्कुल। बाकी तो आजादी कैसी है, वाजपेयी जी की कविता है कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पे पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। अब उन्होंने कलकत्ता इसलिए चुना क्योंकि कलकत्ते के साथ उनका एक विशेष तड़ी थी, इस बार भी वो पूरी नहीं हो पाई। एक पूरी पार्टी जो है वो कलकत्ते को एक अभेद्य दुर्ग के तौर पे देखती है। कलकत्ता दरअसल कलिंग है जिसको अशोक फतेह नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कलकत्ता क्यों चुना। लेकिन जो ताऊ कह रहे थे ना, मैं ज्यादा उसकी तरफ देखता हूं कि जब आपको सूझ समझ आती है ना कि ये कैसे देश, ये कैसे समाज में हम आ गए हैं, और बारहा लगता है कि हम यहाँ पे क्यों रहें, हम यहाँ के क्यों रहें। लेकिन फिर वही है कि जो अदीब अपने बता गए और वही अपने दिल में भी आता है कि बज़्म वीरान में आराम ये पाएंगे कहाँ, घर जो छोड़ेंगे तो फिर छावरी छाएंगे कहाँ, ए वतन मेरे वतन, है ना। और जोश मलिहाबादी और जिगर मुरादाबादी याद आते हैं। अभी भी बताते बताते सर से लेके बाजुओं तक के सारे रोए खड़े हो जा रहे हैं। मुझे लता मंगेशकर के गाने हरगिज नहीं पसंद, और ए मेरे वतन के लोगों ओवररेटेड गाना है मेरी सूझ समझ में। लेकिन मैं हर 15 अगस्त को गुरदत्त साहब का वो गाना जरूर सुनता हूँ कि ये जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो ये गाना मैं जरूर सुनता हूँ। रब्बी ने बाद में उसका एक दूसरा वर्जन भी, रब्बी शेरगिल ने जिसका एक और वर्जन निकाला, 5 एक्टिविस्ट जिनकी हत्या हुई। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहता था कि वो लम्हा आप लोगों के लिए कब आया कि जब लगा कि आज हम आजाद हो गए, आज वाकई हमने आजादी महसूस की। जैसे मेरा एक दोस्त है ताऊ, जिसे लत थी भांग पीने की भी और भांग नए मुर्गों को पिलाने की भी। तो भांग पिलाने के लिए जब वो किसी मित्र को पेप टॉक देता था तो वो कहता था कि लेट्स लिबरेट योरसेल्फ, आओ तुम्हें आजाद करें। तो आप लोगों के लिए वो लिबरेटिंग मोमेंट क्या रहे कि जीवन की आजादी तो गुरु आज मिली, मतलब जीवन के किसी भी मोड़ पे कभी भी मिली हो? ऐसा है कि मैं रहा अकेले। मुझे जो जहां आजादी नहीं होती है वो होता है कि आप पेरेंट्स के कब्जे में होते हो, आप उनके साथ उनके घर में रहते हो, तो उन घर के डिसिप्लिन लागू होते हैं। मैं बचपन में निकल गया था बाहर हॉस्टल्स में, है ना, तो वहां पे जो आजादी थी, वहां पे भी आजादी पे तरह तरह के वो जंजीरें लगी हुई थी, पर उन जंजीरों को हम तोड़ लेते थे। जैसे खिड़कियों का एक लोहा तोड़ दिया है, उसे आवश्यकता पड़ने पर लगा देते थे, फिर उससे निकल जाते थे, दरवाजा बंद रहता था अंदर से। तो आजादी की कमी मुझे कभी महसूस नहीं हुई, और शायद उससे मुझे बहुत फायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, कि मैं जो करना चाहता था शायद बिगड़ भी गया, हो सकता है रास्ते से भटक गया, पर आजादी थी कि मैं किसी भी रास्ते पे चल सकूं। ये तब से हुआ। मार खानी पड़ती थी, ये सब चीजें थी, पर वह भी आदमी ना जब आदत हो जाती है रोज पिटने की, कुल मिला के आवश्यकता नहीं पड़ती। आजादी हासिल करनी पड़ती, मिलती नहीं है। हाँ, लेकिन हमेशा से। लेकिन एक बात, जो चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र हुआ, तो मैंने सोचा कि गालिब का भी हो जाना चाहिए कि कलकत्ते का जो जिक्र किया,
तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। हाय हाय। तो वो तीर जो है जो कलकत्ते ने सीने पे मारा है वो जारी रखा हुआ है। वो कलकत्ते का जिक्र आते ही बहुत सारे सीनों में एक तीर लग जाता है कि हाय हाय। हाँ अभी अगर मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हाँ जो एक आजादी मैं मानता हूं कि वो स्थापित आजादी है, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक आजादी मैंने लेने की कोशिश की और हालांकि अब उससे मेरा मोह भंग हो गया। जब हाई स्कूल के फार्म भरे जा रहे थे, यूपी बोर्ड में हाई स्कूल का फार्म भरा जाता है और उसमें बड़ी सावधानी रखनी होती है। तो उस वक्त हाई स्कूल का फार्म भरते हुए मैंने जानबूझ के अपना जाति का टाइटल उसमें से हटा दिया था, वो नहीं लिखा था। और उसके पीछे सोची समझी एक सोच ये थी कि मुझे जाति से आजादी चाहिए, और जाति से आजादी समाज को तभी मिलेगी जब लोग जातियों का इस्तेमाल बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ये मेरे अपने दिमाग की उपज थी, इसमें ना घर वालों को बताया था, ना माँ से पूछा, ना पिताजी से पूछा, और मैंने अपने नाम में वो शब्द हटा दिया। बाद में अब हालांकि मुझे समझ में आता है कि ये प्रिविलेज भी एक अपर कास्ट प्रिविलेज है कि आप हटा लें। और हाँ, कि आप हटा लें। ये बहुत सारी जातियों को ये मयस्सर नहीं है, और इससे जाति जाति भी नहीं है, और इससे जात कहीं नहीं जाती है। हम अभी भी पकड़े जाते हैं, हम अभी भी वही उसी तरह से नापे जाते हैं। हम अगर बाबा कहे जा रहे हैं तो हमारी जाति भी उसमें भूमिका निभाती है। हम किसी और जाति के होते तो हमको बाबा लोग नहीं कहते। एक सवाल और है जो आप अभी अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हासिल करनी पड़ती है आजादी, देता कोई नहीं। तो वो कहावत भी है कि देयर इज नो फ्री लंच। आजादी की भी एक कीमत होती है, हो सकती है, वो भी कई तरह की पाबंदियों शर्तों के साथ आ सकती है। क्या आजादी के बारे में ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई एक दाता हो और कोई एक याचक हो? मतलब ऐसी आजादी जो किसी ने दी हो किसी को, क्या वो आजादी है? आजादी केवल एक है और लोग समझते हैं कि वो आजादी है, लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। ओशो ने इसको बहुत अच्छे तरह से समझाया है। आजादी है प्रेम, इसके अलावा दुनिया में और कोई दूसरी आजादी नहीं है। और प्रेम लिबरेट करता है, मुक्त करता है, जाने देता है। तो प्रेम के अलावा कोई आजादी मुझे समझ में आई नहीं, क्योंकि दुनिया तटबंधों की एक पूरी नगरी है। यहाँ पे आपको किसी भी तरफ चलने की आजादी नहीं है, बाएं चलना है। आपको गाड़ी की छत पे बैठ के चलने की आजादी नहीं है, गाड़ी बनाई गई है, अंदर बैठ के चलिए। आप किससे कैसी भाषा में बात करेंगे, कब कहाँ कैसे होंगे, कहाँ पे औपचारिक रहना है, कहाँ पे अनौपचारिक रहना है, इन सारी चीजों के विधान बने हुए हैं। लोग तो ये तक बताते हैं कि व्यक्ति को स्नान, मैथुन, भोजन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये तक कैसे करना चाहिए, इस तक के नियम बने हुए हैं। अब इसमें आप आजादी खोज रहे हैं तो फिर आप बहुत ही बड़े वितंडावाद में फंसे हुए हैं। आप दरअसल आग के गोले में ओस बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये धरती नियमों में बंधी हुई है, ये समाज नियमों में बंधा हुआ है, ये जितने देश जिन्हें आप कहते हैं वो नियमों से बंधे हुए हैं। आजादी का मतलब होता तो मैं ईरान तक पैदल चला जाता। आजादी का मतलब होता तो मैं किसी एक पहचान से बांधा हुआ व्यक्ति नहीं होता। आप उसी क्षण आजाद होते हैं जिस क्षण आप पैदा होते हैं, लेकिन दूसरी सांस आते ही आपकी सारी ज्यामिति आजादी की खत्म हो चुकी होती है। आप किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के होने वाले बाप, किसी जाति के व्यक्ति, किसी धर्म के, किसी ना किसी के हो जाते हैं। और अधिकतर लोगों के दुख का, दर्द का कारण ही ये है कि वो जिंदगी भर जो बना दिए गए हैं उसको निभाने में खट जाते हैं, वो खुद को जी ही नहीं पाते हैं। आप खुद से पूछिएगा, या जो श्रोता हैं वो खुद से पूछें कि वो खुद के लिए कब जिए हैं, खुद के लिए क्या किए हैं, खुद के लिए कैसे रहे हैं। हम सब तो दूसरों के लिए करते चले जा रहे हैं। जब आपने बोला कि यहाँ पे कोई याचक है, कोई दाता है, बाबा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि आप जिस नाम को सुनकर पलटते हैं वह भी आपको किसी ने दिया है। आप कुलदीप हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपको बताया गया है कि आप कुलदीप हैं और आप बड़े हुए यही सोचकर कि आप कुलदीप हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आदमी पैदा आजाद होता है, उसके बाद लोग उस पर कुछ बंधन लगाते हैं, उसके बाद वह खुद अपने ऊपर बंधन लगाना शुरू कर, जब वो अफोर्ड कर पाता है तो अपने लिए जंजीरें बनाता है। जो अमीर होता है वो सोने की बनाता है, जो गरीब होता है वो लोहे की बनाता है।
आदमी सोचिए ना कितना मुश्किल है कि लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा आडवाणी के साथ रहे, है ना। लाल कृष्ण मिश्रा क्यों नहीं हो गए भाई? हिंदुओं की इतनी मजबूत लड़ाई उन्होंने की, लाल कृष्ण मिश्र हो जाते, LKM हो जाते। तो आप बनाते हो अपनी जंजीरें, आप बनाते हो। जैसे कि आपके पास जब आप कमाने लगते हो तो आपके पास एक आर्थिक स्वतंत्रता हो जाती है कि अब मैं कमाता हूं, अब मैं इसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं, अब पिताजी से नहीं लेता। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, ये आजाद कैसे हो सकता हूं मैं, तो आप EMI कर लेते हो। उसके बाद आपकी वो स्वतंत्रता चली जाती नहीं, बच्चे कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हो, उसका प्रीमियम भरने लगते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं। ये सब बहुत मूर्खता है। आजादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने गाड़ी खरीद ली, आपको क्या लगता है अब मैं स्वतंत्र हूं, मैं जब मर्जी तब अपनी घर से निकल सकता हूं। ऐसा है नहीं। फिर दफ्तर कहता है कि आपको इतने बजे निकलना है और इतने बजे ही वापस जाएंगे। तो और ये सब के मूल में वही है, आप कोई काम करते हो जिससे ये सब अफोर्ड कर पाते हो, और वह काम आपके लिए बंधन है। मुझे ज्ञान एक बहुत बढ़िया अंग्रेजी का उदाहरण है, कहानी सुना देता हूँ। सिकंदर आजम जब लड़ लुड़ के वापस कहीं ग्रीस के एक समंदर के किनारे गए थे, तो उनके गुरु, उनका नाम बोल रहा हूँ, बहुत फेमस लोग है ना वो, कुछ हेरोडोटस या कुछ नाम है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी। तो वो समंदर के किनारे लेटे हुए थे, एकदम आराम से धूप सेक रहे थे। तो सिकंदर ने जाके बोला कि मतलब मैं देखो कहाँ कहाँ चला गया, कहाँ कहाँ दूर देश को जीत कर आया हूँ, तुम यहाँ बैठे रहते हो और कुछ नहीं करते, नंगे पड़े हुए हो। तो उसने कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा, हाँ। तो उसने कहा कि इसलिए कि ताकि मैं सुकून से, ये सोच कर कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, सुकून से लेट सकूं। तो उसने कहा मैं वही कर रहा हूँ, मैं सुकून से लेटा हूँ, है ना। आजाद सिकंदर ने इतने लोगों को गुलाम बना लिया, आजाद नहीं हुआ, हो नहीं पाया। और वह आदमी आजाद था जो समंदर के किनारे अपनी मर्जी से धूप सेंक रहा था। अगर आप, मैंने कभी 3 ताल में ही कहा था, कुछ ना करने की आजादी, कि एक बच्चा एक पेड़ के नीचे एक लकड़ी का डंठल लेकर यूं ही जमीन में खोद रहा हो घंटों, कुछ बुदबुदाता हुआ, उसको कहते हैं आजादी। एक बच्चा जो कि गिटार लेसन लेने गया है, वो आजाद नहीं है। हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा गिटारिस्ट बन जाए, पर उसने आजादी को कभी चखा नहीं है। आजादी हासिल करनी पड़ती है, ये बात सत्य है, पर आप ये ध्यान रखना, आजादी एक्चुअली में आप आजाद होते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने मजबूत जंजीर अपने आसपास बनाते हैं, कैसे अपने आप को बांधते हैं। बस कर दे मुझे खुद एक दो छोटी छोटी बातें रखूंगा। एक तो एक ऐसे मैंने पढ़ा था, अंग्रेजी की किताब हम लोगों की हुआ करती थी, किस दर्जे में पढ़ा अभी ये याद नहीं है, ताऊ उसको शायद बता पाए, या कुलदीप ने भी अगर पढ़ा हो तो, कि उसमें एक आदमी अपनी स्टिक को घुमाता हुआ रोड पे जा रहा है वॉक पे, और पीछे से आ रहा है एक आदमी, कहता है कि आप स्टिक को इस तरह से घुमाते हुए नहीं चल सकते। तो उसने पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि आप अपनी स्टिक घुमा रहे हैं, पीछे मैं आ रहा हूं, मुझे इस स्टिक से चोट लग सकती है, आपको ये परवाह ही नहीं है कि आपकी स्टिक कहां तक जा रही है, आप तो आगे हैं मुझसे, लेकिन 3 फीट 4 फीट पीछे आपकी छड़ी आ रही है। तो कहता है कि लेकिन छड़ी तो मेरी है और मैं आजाद हूं, तो मैं इसको घुमा सकता हूं। तो उस आदमी ने उससे कहा कि आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है ना। योर इंडिपेंडेंस एंड्स फ्रॉम वेयर माई नोज बिगिंस, है ना। तो इस तरह से उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक और किस्सा है कि क्यों हम एब्स्ट्रैक्ट में चले गए हैं अभी आजादी के, लेकिन कैसे संसार में वापस ले आते हैं 3 तालियों को। इसीलिए अखिलेश जी के आसपास जो लोग रहते हैं उनके पास कम आजादी है। दूसरी एक कथा है कि यह भी अंग्रेजी की कथा है, काफी अच्छी मशहूर कहानियों में है। शर्ट्स इसका नाम है मेरे ख्याल से, शायद ताऊ ने पढ़ी हो। उसमें यह है कि एक आदमी ये तय करता है, एक शहर है और वहां पे सब लोग एक तरह के परिधान पहनते हैं, और एक आदमी तय करता है कि मैं ऐसे परिधान क्यों पहनूं, मैं अपने मर्जी के परिधान पहनूंगा। और वो सोशल ऑर्डर को तोड़ता है और अपनी मर्जी के परिधान पहनना शुरू कर देता है। तो कभी उसने कुछ लाल कमीज पहनी है, कभी नीली कमीज पहन ली है, तो उसका कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे टाइप मामला नहीं है। तो कुछ लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि यार ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, अलग से आइडेंटिफाई भी होता है, तो बाकी लोग भी पहनना शुरू करते हैं, और उससे धीरे धीरे पूरा सोशल ऑर्डर चेंज हो जाता है। और फिर शायद उस कहानी में ये होता है कि लोग कहते हैं कि अब तो कोई सोशल ऑर्डर बचा ही नहीं, तो आखिर में शायद उसको मार दिया जाता है और समाज वापस एक व्यवस्था में आ जाता है।
तो ये होता है आजादी की कीमत और ये होती है आजादी के नियम। आपकी दूसरे की नाक से आपकी आजादी खत्म हो जाती है क्योंकि वो भी आजाद है और उसको नाक बचाने का हक है। और दूसरा क्या है कि एक सोशल ऑर्डर हमेशा रहता है। आज भी हम लोग बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं और हमको लग सकता है कि हम तो रंग बिरंगे कुछ भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब वो कितने भी संवरण करने के बावजूद एक व्यवस्था है, उसके अनुरूप ही आपको पहन के जाना होगा। अगर मैं ये तय करूं कि मैं लंगोट में दफ्तर जाऊंगा तो मुझे गेट से अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं भले ही अपना बाबा बाबा करके नाम बताता रहूं या पावनी करके नाम बताता रहूं, मैं यहाँ तक कि बहुत ही अलग किस्म के ट्राइबल वस्त्र आभूषणों में अपने आप को मृग छाल लपेट के चला जाऊं, मोर पंखी पहन के चला जाऊं, तब भी मुझे दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा। कई सारी और जगहों पे घुसने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे क्लब, ऐसे इंटरनेशनल सेंटर या हैबिटेट सेंटर जैसी जगह हैं, जिमखाना क्लब है, प्रेस क्लब है, जहाँ पे आप सैंडल स्लीपर्स पहन के नहीं जा सकते हैं, आपको जूते में ही जाना पड़ेगा। आप बिना कॉलर की टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं। अगर टी शर्ट भी पहननी है तो आपको कॉलर की टी शर्ट पहननी पड़ेगी, पोलो टी शर्ट जिसे कहते हैं। गोल गले वाली वो जावेद अख्तर टाइप कुर्ता या टी शर्ट पहन के आप नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह के नियम है। तो आजादी बहुत ही व्युत्क्रम वाली चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और ताऊ को भी ओशो में थोड़ी सी रुचि है या ज्यादा रुचि है, वो तो वही कहेंगे, मैं क्यों कहूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आजादी की तमाम कहानियों में ओशो की कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है कि प्रेम ही आजादी है और आजादी लिबरेट करती है। वो ज्ञानदत्त जी का एक, हमारे जो लिसनर है ज्ञानदत्त जी, उनका एक वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस चर्चा में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर के आया था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेकर के लौट रहा हूँ कि आजादी सत्य है कि मिथ है, कि आधा सत्य है कि आधा मिथ है। और ये बहस बनी रहनी चाहिए। आप लोगों ने गालिब, आप इतना ध्यान देना, यहाँ पे एक ही नुआंस हाँ। है, वो ये है कि 1947 की 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, 14-15 अगस्त के बीच की रात्रि को भारत नाम का एक स्टेट आजाद हुआ था। आप आजाद नहीं हो गए थे। तो लोगों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम आजाद हैं। भारत एक स्टेट है, नेशन स्टेट है, स्टेट है जो उस दिन अंग्रेजों के हाथों से ट्रांसफर होकर भारतीय लोगों के हाथों में आया। हमारा देश आजाद हुआ था, हम आजाद नहीं हुए थे। स्टेट में रहने के शर्त हैं बहुत सारे, उन्हीं शर्तों के अनुसार आप आजाद हैं। जैसे कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। हाँ, बोल के लब आजाद है तेरे के बाद में कबीर कह देते हैं ना कि खीरा मुख से काटिए मलिए नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। रहीम का दोहा है। तो संविधान आपने लिखा है 1950 में 26 जनवरी को लागू किया है अपने ऊपर। आपने अपने ऊपर कुछ बंधन बनाए हैं, उनका पालन करते हुए आप आजाद हैं। तो अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। अब हाथ मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, बहुत अजीब लोग हैं हम। हमको लगता है कि हम आजाद हैं, हम आजाद नहीं है, देश आजाद है। मैं 3 ताल में पाश को कई बार सुना चुका हूं इस पंक्ति को, और आज फिर सुना देता हूं। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है जहां कविता खत्म नहीं होती, और उसकी एक लाइन है, मैं चील के पंजे में उड़ता हुआ आजाद चूहा हूं। एक अली सरदार जाफरी की नज्म है, क्या बात, जिसको गाया भी है किसी ने, बहुत आज मुझे याद नहीं आ रहा किसने। 20 3 ताल के बाद तुम एक कायदे के शायर को कोट करने जा रहे हो, बधाई तुम्हें। पिछली बार भी तुम थोड़े से भी आगे बढ़े तो देवबंदी और जावेद अख्तर पे आ गए थे। तो अली सरदार जाफरी का है कि कौन आजाद हुआ किसके माथे से सियाही छूटी। क्या बात, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, खंजर आजाद हैं सीनों में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए, चोर बाजारों में बदशक्ल चुड़ैलों की तरह, कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती हैं, हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए, कारखानों पे लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी, अपना खूंखार दहन खोले हुए, और सोने के चमकते सिक्के डंक उठाए हुए फन फैलाए,
रूह और दिल पे चला करते हैं, मुल्क और कौम को दिन रात डसा करते हैं। क्या बात। रोटियां चकलों की कहबाएं हैं, जिनको सरमाया के दल्लालों ने नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा है। बालियां धान की गेहूं के सुनहरे खोशे, मिस्र और यूनान के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाजारों में बिक जाते हैं। और बदबख्त किसानों की बिलखती हुई रूह अपने अफलास में मुंह ढांप के सो जाती है। हम कहाँ जाएं, कहें किससे की नादार हैं हम, किसको समझाएं गुलामी के गुनहगार हैं हम। तौक खुद हमने पहना रखा है अरमानों को, अपने सीने में जकड़ रखा है तूफानों को। अब भी जिंदान गुलामी से निकल सकते हैं, अपनी तकदीर को हम आप बदल सकते हैं। क्या बात, क्या बात। भैया अली सरदार जाफरी साहब कैसा है कि अपनी तलाश का सफर खत्म भी कीजिए कभी, अपनी तलाश का सफर खत्म भी कीजिए कभी, ख्वाब में चल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। हाँ। तो ये आजादी मुबारक और आजादी की एस्पिरेशंस, प्रयास मुबारक। और अब वक्त है बिजार स्टोरी का, और ये बिजार खबर आई है उत्तराखंड लोगों के। को लड्डू मुबारक। और मैं एक दृश्य आज सुबह सुबह का बता दूं कि शाहीन बाग जहां पे लंबा प्रदर्शन चल रहा था पिछले दिनों, वो पूरी रोड झंडे बेच रही है। आज वहां पे बेहिसाब झंडे वाले झंडे बेच रहे हैं। तो दिल्ली में आजादी की पूरी तैयारी है। बहरहाल बिजार पे सादा जीवन उच्च बिजार। तो बिजार खबर आई है उसको बोलते रहा करो ताकि पेटेंट कोई और न करा ले जाए। अरे कैसे, नहीं, हम नहीं, दोनों बोलते हैं, सादा जीवन उच्च बिजार, सादा जीवन उच्च बिजार और बिजारोत्तेजक, तीनों पे हमारा पेटेंट है। हाँ, तो ये खबर उत्तराखंड कोई के बचपन का प्यार इसे उठा ले जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून से आई है। वहां एक पंडित जी हैं, शिवानंद कोटनाला उनका नाम है। पिछले रविवार को वे भावेश सैलून में बाल कटाने गए। वहां उन्होंने बाल कटवाए, फिर बालों में कलर भी करवाया उन्होंने, और फिर वो घर आए। 1 घंटे तक सिर पर लगे हुए रंग को, कलर को उन्होंने सुखाया। उसके बाद नहाते समय जब उन्होंने सिर पर हाथ फेरा तो पता चला कि चोटी तो है ही नहीं। तो जब कन्फर्म हो गया कि बाल काटने वाले ने उनकी चोटी भी काट दी है, तो पंडित जी गुस्साए, वो वापस पहुंचे और सैलून के मैनेजर से उनकी काफी कहासुनी हुई। मैनेजर ने माफी भी मांग ली, पर पंडित जी का जो है टेम्पर हाई था, तो वो थाने पहुंच गए और शिकायत दे दी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप उन्होंने लगाया, साथ ही जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और गाली देने के आरोप भी लगाए। मैं आऊंगा ये धार्मिक भावनाओं वालों पर, लेकिन बाबा मुझे याद है एक बार आप भी बता रहे थे कि आपके भी बाल किसी ने गलत काट दिए थे। तो मैं पहले थोड़ा सर्विस के हिसाब से कि आपने ठीक ब्रीफ दिया, उसके बाद भी अगर कोई बाल गलत काट ब्रीफ दिया। और अगर देखिए, इस एक मामले में मैं पंडित जी के साथ हूँ कि चोटी अगर है और दिख रही है और बालों से अलग दिखाई दे रही है, और जब तक आपको कहा ना जाए कि आप चोटी काटें, तब तक आप चोटी नहीं काट सकते हैं। फर्ज कीजिए कि वो चोटी वाले ना हो कि कोई और होते, दाढ़ी वाले होते, या मेरे जैसा कोई आदमी होता। लॉकडाउन फर्स्ट फेज का लगने के ठीक पहले मैं बाल कटवाने गया था, और उन्होंने बालों को ऐसे काट दिया कि मेरा चेहरा जो है वो नजफगढ़ की बस के खलासी टाइप हो गया है ना, मोटी गर्दन साफ गुद्दी, उस तरह से बाल काट दिए उन्होंने। तो आपको जो ब्रीफ है आप उसी के अनुरूप काम करेंगे ना। ताऊ एक कहानी हम लोगों को सुनाते हैं पत्रकारिता की, जब क्लास लगा रहे होते हैं, कि कितने भी अच्छे शल्य चिकित्सक हों, किसी के पेट में तौलिया या कैंची नहीं छोड़नी चाहिए, वरना दुकान बैठ जाती है। तो अब इन्होंने चोटी क्यों काट दी भाई? और उसके बाद में वो नाराज होकर के किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वो जो कर रहे हैं वो उसके पीछे का गुस्सा जायज है। वो अधिक कर दे रहे हैं या वो कम कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं, इसके ऊपर बहस करते रहिए, लेकिन जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है और वो नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कहते हुए मैं ये भी कह देता हूं कि मैं चोटी रखने के कतई पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कोई रखे है तो उसकी चोटी के साथ में ये हल्कान फुरकान काम करना, ये ऐसा नहीं है कि वो कोई चाहता था चोटी काट दूं और इनको धर्म से मुक्त कर दूं, नास्तिक बना दूं। ऐसी इच्छा के तहत भी किया होता तब भी मुझे खुशी होती, चलो ठीक है, दूसरे को नास्तिक बनाना चाहता है, दूसरे को धर्म से वैज्ञानिकता की तरफ ले जाना चाहता है। हाँ, ये तो सर्विस आपने ठीक से दी ना, आपने उसके लिए सर्विस चार्ज लिया। बैड सर्विस का मामला है ये। और चुटिया कट गई या चुटिया कट गया उनका। ये
मैं इसमें थोड़ा ताऊ सा तो बहुत confused खुश हूँ। है। मैं ताऊ तो इसमें बहुत खुश है। कंफ्यूज हूँ, पर मैं ये इस बात को मानता हूँ कि सर्विस का इशू है। कि मैं जैसे मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे, तो मैं गया दुकान में, तो उसने पूछा कि क्या करूं इसका। तो मैंने उसे बहुत क्लियरली बोला कि देख, तुम्हारे पास कच्चा माल है, तू इसका जो कर सकता है कर ले। अगर मेरे को आता तो मैं खुद ही कर लेता। तुम्हें आता है बाल काटना, तो अच्छे से मेरा बाल काट दे। उसने कहा एकदम छोटे कर दूं? मैंने कहा यार जो अच्छा लगे वैसा कर दे, पर वो कटवाने आया हूँ, इस क्लियर है कि लंबे बाल अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने काट दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। मुझे कभी भी सैलून वालों से शिकायत नहीं होती, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ठीक ही किया है जो किया है। पर जैसे ब्लेड चलाते हैं तो खून निकाल देते हैं लोग, दो तरीके से ब्लेड। मैंने एक बार बनारस में दाढ़ी बनवाई थी, उसने मेरे मतलब इसको युद्ध का मैदान बना दिया था मेरे गालों को, क्योंकि वो उस बच्चे के हाथ में थे, उस तरह था, और उसको आता नहीं था। उस तरह चलाने का एक तरीका होता है, तो वो स्किन ही निकालता जा रहा था। तो उस तरह की चीजों में होता है सर्विस का इशू। और यहाँ पे अगर बाबा जी ने उनको बताया था कि मेरी चुटिया मत काटना, हम मेरी कहते हैं शिखा, नहीं बताया हो, हम कहते हैं नहीं बताया हो, तब भी किसी की चोटी तो अलग दिखाई देती है, हाँ, डिस्टिंग्विश। वो अगर वो पूछ जब तक लेना कहे वो ना हाँ। कि बाल काट रहे हो तो चोटी भी काट देना, तब तक चोटी नहीं काट सकते भाई आप। नहीं ये तो मैं जानता नहीं कि उनकी चोटी कितनी डिस्टिंग्विश्ड थी, पर यह है कि सैलून वेलों में बाबा लोगों को अगर कटवाना चोटी नहीं चाहिए। डिस्टिंग्विश नहीं होती तो वो नाई मानता नहीं कि चोटी थी। अरे वो हाँ आप कह रहे सैलून में कटवाना चाहिए, कलर उलर करवाया उन्होंने वहां पे। हाँ हाँ, ये भावेश सैलून बताइए। नहीं जाना चाहिए आपको। आप जो है चुटिया रखते हो, कलर करवा रहे हो, तो वो आपका भी रिस्क है थोड़ा। छुट्टियां तो फिर कटेगा हाँ, मतलब। अब इतना गंभीर क्या होता है, पहले तो पता भी चल जाता होगा, फिर इतने कलर में जो है उनको पता भी नहीं चला होगा। और उनको हाँ, खुद पता नहीं चला, वो घर आकर साफ सुफ करने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनकी वो इज्जत लुट कलर में गई है। चिपक जाते हैं ना बाल। हम्म। जब कलर कराएं तो बाल चिपक जाते बाल हैं चिपक बिल्कुल। जाते हैं, हाँ, हाँ। वो समझ नहीं आता है। लेकिन ये जो मतलब बाकी सब बातें हैं, मतलब मुझे भी ये लगा कि मैं इस मसले में पंडित जी की तरफ ही ज्यादा हूँ। लेकिन उन्होंने जब आरोप लगाया धार्मिक भावना आहत होने का, और नहीं क्या ये आरोप तो होता है। लगाएंगे? नहीं, और ये आरोप क्या बैड लगाएंगे? सर्विस का आरोप लगाना चाहिए ना। उन्होंने चोटी रखी ही धार्मिक भावना से थी। और दूसरी बात है, अगर जब वो किसी ये पे कहते कि मुकदमा करते इसने हो ना, हम्म तो फिर आप ये कोशिश करते हो कितनी तरह की धाराएं कितनी सख्त से हम्म सख्त लगवा दी अब जाए। वो जान से मारने की धमकी वाला भी डलवा दिया है उसमें, हाँ तो वो है। हाँ, वो तो हो सकता है कि उसने कहा हो कि अभी तो चोटी काटी गर्दन भी काट देंगे, या हो सकता है कि इन्होंने, जैसे हर मामले में होता है कि लोग ये जरूर लिखवाते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो एक धारा तो तय हो गई। हाँ, दूसरी बात है कि ये नाई के पास, नाई से मेरा मतलब होता है किसी सैलून में, किसी बाल काटने दाढ़ी बनाने वाले के पास आदमी को सबसे कंफर्टेबल स्थिति में वही होता है। उसके बाहर किसी भी सीन में अगर आपकी गर्दन पे कोई छुरी रख दे तो आपकी पतलून गीली हो जाएगी। उस तरह तो मतलब इतनी शार्प होती है, लेकिन आप उसे बिल्कुल गर्दन के नीचे रखने देते हो, यहां तक कि उसको चलाने देते हो। हल्का सा विभेद हो जाए मूड में तो आपकी जो वो बोलते हैं ना जगुलर, वही नहीं रहेगी। तो अरे आदमी को भूकंप भी आ जाए। विश्वास होता है ना कि ये नहीं, और कोई दोस्त रख दे उस तरह गर्दन पे, तो देखो आदमी की जान निकल जाए, हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन अरे नाई बड़े बाप आराम से बेटे रखता के गर्दन पे रख दे उस तरह तो है। देखिए हाँ। वो संबंध खत्म भरोसा हो नहीं जाए। टूटना चाहिए, और ये भरोसा आपको सैलून वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे भरोसे का काम है। ये आदमी अपने जान आपके हाथ में दे रहा है, आप उसकी चुटिया काट रहे हो, मतलब उसका चुटिया काट रहे हो। एक शॉर्ट फिल्म है इसमें कि एक बार एक नाई जो कि मुस्लिम है, और वो एक हिंदू व्यक्ति की दाढ़ी बना रहा है, और वो उस तरह से ही दाढ़ी बना रहा है, तभी बाहर से उसको लगता है कि बाहर कुछ फसाद हो रहा है, और वो इस तरह का शीशा है कि बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है पर धुंधला दिख रहा है, और उसको ये नजर आता है कि कुछ टोपी वाले भाग रहे हैं, वो पीटे जा रहे हैं, किसी को पीठ में छुरा घोंप दिया। और ये दोनों लोग घबरा, पहले हिंदू घबरा जाता है जो दाढ़ी कटवाने के लिए बैठा है, फिर जो मुसलमान जो दाढ़ी बना रहा है वो घबरा जाता है। उस घबराहट में उसको समझ नहीं आता कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझ पे पलटवार कर देगा, तो इस चक्कर में वो फिर गला उसका उस तरह से काट ही देता है जो दाढ़ी बना रहा होता है। थोड़ी फिर वो बाहर निकल के देखता है तो उसको समझ में आता है कि बाहर एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। हाँ, ये मैंने देखी है, हाँ, यूट्यूब पे शॉर्ट हाँ, फिल्म है ये। हाँ हाँ। तो ये है कि कैसे पब्लिक परसेप्शन से आप ये ड्रिवन हो जाते हैं। पर ये बाल रखने को लेकर के भी बड़ा एक ये रहा है किस तरह के बाल रखें इसको लेकर के। एक तो शिक्षक जो मास्टर साहब होते थे वो बाल रखने का बिल्कुल एक सही आदर्श क्रम बताते थे, कुछ घर वालों की भी भावनाएं आहत हो जाती थी कि इस तरीके से आप बाल नहीं रख सकते। बाल रखने की आजादी भी, आजादी की बात हो रही थी, हमें एक उम्र के बाद मिली कि आप बाल बड़े रख सकते हो। मतलब मैं स्कूल में था तब तक मैं बाल बड़े नहीं कर पाया, जबकि मेरा बड़ा मन था कि घुंघराले बाल हैं, मुझे बड़े रखने चाहिए, मुझे हमेशा जो स्कूल में आइडियल होता है कि बाल उतने छोटे हो कि मास्टर साहब पकड़ ना करना सके पाए। अच्छे से। हाँ, आपकी इसलिए आपकी मैंने हिफाजत के लिए अच्छा होता है वो।
इसलिए मैंने ग्रेजुएशन तक बाल ऐसे ही रखे, एकदम जीरो, कटोरा कट, ग्रेजुएशन तक। क्योंकि पहले जबरदस्ती कराया जाता था, फिर मजा आने लगा। शुरू मजबूरी में किए, फिर बाद में मजा आने लगा। फिर पिताजी का तर्पण अर्पण बरसी वर्सी करने के बाद जब बनारस गए तो हमको लगा कि अब इनको मुक्त छोड़ देना चाहिए, जाने दो इनको जहां जाना चाहते हैं। तो तब से फिर ऐसे हो गए हम, सुमित्र पंत जैसे बाल हो गए। हाँ, तो जो ज्यादा लंबे रखता था उसको वही बाल पकड़ के मारा। उस समय तो मारने पीटने पे कोई पाबंदी थी नहीं स्कूलों में, तो वही बाल पकड़ के क्यों बे मक्कार इसी से धुलाई होती थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब आखिर में बस न्योता वाले श्रोता की बारी। और चिट्ठी आई है नागेंद्र त्रिपाठी की, और वो आज तक रेडियो के बहुत शुरुआती और बहुत कमिटेड लिसनर है। मुझे लगता है कि जितने लोगों ने सबसे ज्यादा बार चिट्ठियां लिखी होंगी उनमें से एक नागेंद्र त्रिपाठी जरूर होंगे। अक्सर वो ईमेल करते हैं। मुझे याद हो गया है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाजरवाड़ा से नागेंद्र जी लिखते हैं। तो उन्होंने इस बार 3 ताल पर, इस बार की चिट्ठी नहीं है, थोड़ा पहले आई थी, हम लोग थोड़ा देर से शामिल कर पा रहे हैं। उन्होंने भेजा है कि 3 ताल के तीनों धुरंधरों को सादर जय हो। 3 ताल का नियमित श्रोता हूं, कभी यह नहीं लगा कि मैं चर्चा में शामिल नहीं हूं। यह 3 ताल की सबसे बड़ी विशेषता है। मुझे लगता है कि प्रत्येक श्रोता अपने आप को आप लोगों के बीच ही पाता होगा। एक 3 ताल में गुस्से पर विस्तार से बाबा से चर्चा हुई, तो वो यही कह रहे हैं बाबा से चर्चा हुई, क्योंकि वो भी चर्चा में शामिल मानते हैं खुद को। तो मेरी आयु तो कम होगी पर मेरा गुस्सा बिल्कुल उनके जैसा ही है, पर अब मैं ताऊ की भांति गुस्सा कम करने की कोशिश करूंगा। 3 ताल को मैं रात में बिस्तर पर आकर ही सुनता हूं, कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता। कभी कभी अचानक जोर से हंस पड़ता हूं। तो शुरू शुरू में पत्नी जी उठकर पूछती थी कि क्या हो गया। जय हो जय हो जय हो। पर धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ गया है कि ये आज तक रेडियो सुन रहे होंगे। भाभी जी माफ करें। हम शाम को प्रतिदिन हमारे बड़े भैया जो पत्रकार और साहित्यकार भी हैं, श्री कुशलेंद्र श्रीवास्तव, उनके पास बैठते हैं और 3 ताल और आज तक रेडियो के बारे में उनसे अक्सर चर्चा करते हैं। हम मित्रों को भी लिंक भेजकर उनसे सुनने को कहते हैं। बाबा, ताऊ और कुलदीप भैया, आप लोगों के बुद्धि चातुर्य का जवाब नहीं है। कैसे कठिन विषयों को आप सरलता से समझा देते हैं, कमाल है। बदकही में प्रत्येक क्षण अपने आप को आप लोगों के ही समीप पाता हूं। बाबा के मसाला खाने का अनुभव दूर से ही बैठकर हो जाता है कि बाबा ने अब मसाला मुंह में डाल लिया है, तो मन करता है कि अब हम भी खा लें। एक बात और है कि बाबा जब व्यंजनों की, खासतौर से शाकाहारी और मिष्ठानों की व्याख्या करते हैं तो मन में एक हुक सी उठने लगती है कि कब यह खाने को मिलेंगे, और मुंह में पानी भी आने लगता है। हाँ, अद्भुत शैली है यह आपकी। बहुत मन है कि कभी आप लोगों से मिलूं। ईश्वर की कृपा रही तो जरूर आप लोगों के दर्शन करूंगा। और हाँ, आप लोग जब जय हो बोलते हैं तो हमें हमारे क्षेत्र की याद आ जाती है। हमारे यहाँ भी नमस्कार के प्रति उत्तर में जय हो बोलते हैं। आप सभी को एवं आज तक रेडियो की पूरी टीम को जय हो। जय हो जय हो जय हो। तो वाह नागेंद्र भाई, आनंद आ गया, मतलब चिट्ठी पढ़कर। और कितने सुकून में होगा वो शख्स जो रात में बिस्तर पर लेटने के बाद हंस पाता है। और हमें बहुत संतोष है कि क्या इस बात का, वही मैं कह रहा हूँ कि वो सबसे हाँ, सुंदर बिंब है कि हंसते और सुखानुभूति के साथ किसी को निद्रा की तरफ ले जाना। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है। यही आजादी है गुरु। हाँ, बहुत संतोष हुआ है ये पढ़ के, खुशी से सो पाने की आजादी। और लेकिन खास करके इनकी ये अपने दोस्तों को लिंक भेजते हैं, ये और सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, बड़े भैया से चर्चा भी करते हैं। तो और आप ये देख लीजिए कि बड़े भैया श्रीवास्तव जी हैं, ये त्रिपाठी जी हैं, लेकिन भातृत्व देखिए। और भैया, आप लोग जो सुनते हो, अगर आप मतलब श्रोता बनने की तमन्ना है तो नागेंद्र भैया जैसे बनो। हाँ, नागेंद्र जी बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो नागेंद्र जी की तरह इस शो का लिंक अपने दोस्तों को भेजें, अपने मित्रों को भेजें। अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी लगे, शेयर करें। और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुनते हैं, चाहे वो गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, या फिर हमारा चुना हुआ घर जो આજતક.com/रेडियो है, वहां पर सुनते हो, इतना ध्यान रखें कि जहां पर भी, जिन भी प्लेटफॉर्म पे रेटिंग का मौका है वहां पे रेटिंग दे दें अगर पसंद करते हैं। एप्पल पे है रेटिंग, है ना? हाँ, वहाँ है ना? तो उससे हमें थोड़ी मदद मिलती है। एल्गोरिदम से हमको फायदा ये होता है कि फिर और लोगों तक ये पहुंच पाता है। और आप ही लोगों की वजह से ये शो है। हम तो बात ही इसलिए मिलकर करते हैं, आपसे मानकर चलते हैं कि आप हमारे साथ हैं।
तो बिल्कुल। आपसे इतने सहयोग की उम्मीद है कि आप अपनी तरफ से इसको थोड़ा शेयर करें। और नागेंद्र भाई, 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। एक तो ये है कि गुस्सा अच्छा नहीं है, ना मेरा ना आपका है ना। तो ताऊ के रास्ते पे जितनी जल्दी हम लोग आ जाए उतना अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि भाभी जी से हम लोग की तरफ से माफी, और उनको भी अगर आप साथ साथ पाठक बना लें, श्रोता बना लें, तो और भी आनंद का विषय है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ईयरफोन एक उनके कान में हो और एक आपके कान में हो, फिर आप 3 ताल सुने, फिर दोनों लोग आनंदित प्रमुदित हों। क्या हाँ, युक्ति है। हाँ। फिर वो भी और हंस पड़ेंगी, हाँ, और आप भी हंस तो फिर पड़ेंगे। हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ, और तीसरी बात यह है कि आपका नाम मुझे जो है एकदम याद रहेगा, क्योंकि बनारस में शिव की स्तुति ही शुरू होती है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय से। त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। तो ये बहुत सुंदर नाम भी है आपका। और जिन व्यंजनों की बात आप कर रहे हैं, जिनकी मैं चर्चा करता हूं, लॉकडाउन जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे और आपके बीच है, लॉकडाउन नहीं होते हुए भी वो समय कटेगा, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा हम मिलेंगे। तो उस सूरत में उन चीजों का रसास्वादन भी साथ साथ किया जा सकता है। आप और जब दिल्ली आए तो हमारे संती हुआ से बांध के मीठा लाई आए, और हम कबो वही कहती आयन तो हिया से बांध के लाई आप। मसाला कभी साथ में भी आमने सामने बैठ के हाँ, मैं सुपारी कभी कभी खाता हूँ। मातारी हमारी आजकल 3 ताल सुनती हैं, तो मैं थोड़ा सा बच के अच्छा। रहता हूँ। कभी कभी सुपारी खा लेता हूँ कि ये गला न सूखे बोलने में। बस इतना ही है ठीक है। तो और इस हफ्ते से एक नई चीज है, 9953323303 9995 नहीं, फिर से शुरू करता हूं। 9953323303। अरे भैया, यस। तो 3 ताल में आप लोग शामिल होना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो एक बार फिर से याद दिला दें, इस नंबर पे अपना वॉइस नोट व्हाट्सएप कर दीजिए। और हो सकता है बाय द वे कि हम उसको सुना दें सीधे सीधे, अगर अच्छा होगा तो। हाँ, बिल्कुल सुना देंगे, बिल्कुल उसको 3 अच्छा ताल का में मतलब है कि क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। आप ये मत समझें कि प्रशंसा होगी तभी सुनाएंगे। हाँ, 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 मतलब आप अच्छा का आलोचना मतलब भी करिएगा, करें अच्छी सब। क्वालिटी से करिएगा। हाँ, अगर क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी, इसलिए जब भी वॉइस नोट भेजें तो एकांत पंखे के नीचे ना हो, एकांत में हो, और वहां से भेजें। और नहीं भी है तो भेजें जरूर। हाँ, आपकी किस्सा विस्सा आवाजें भी सुन सुनाइए करके थोड़ा मजा इसमें। आएगा। हाँ, ये क्या है कि आप केवल हमारी आवाज सुने, आप हमारे साथ बैठे हैं और हम आपकी आवाज ना सुने, तो फिर क्या मजा है। ठीक है। तो बाकी बात ये है कि इंडिपेंडेंस डे तो आ गया, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है 22 को। दीदियों की राखी आ गई होगी या आने वाली होगी, तो उसकी भी शुभकामनाएं। रगड़ के घेवर खाइए, दुनिया हाँ, की श्रेष्ठतम मिठाइयों में से एक मानता हूं मैं घेवर को। पता नहीं बाबा कितना अग्री करेंगे, क्योंकि साल भर नहीं, तो मैं घेवर मिलता सहमत नहीं हूँ। है। हाँ, सहमत हूँ, हालांकि सर्वश्रेष्ठतम नहीं मानता हूं मैं, में से एक। लेकिन हाँ। तकनीक की दृष्टि से मुझे लगता है कि दुनिया की जटिलतम मिठाइयों में से एक है वो। हम्म। और इसलिए भी क्योंकि उसका भी मास बधा हुआ है कि इसी 1 महीने की है, तो उसका आनंद लें, सेवइयों का आनंद लें, जवे का आनंद लें। ये सारी चीजें हैं रक्षाबंधन की। सेवइयां जिनको हम कहते हैं जवे के रूप में भी लंबे समय से प्रचलन में हैं। और पश्चिम में तो भाई के यहाँ से या मायके से जवे का टोकरा तैयार होकर के और घेवर के थाल ये बहन के घर पहुंचाए जाते हैं। या अगर बहन मैके आई हुई है राखी के लिए सावन में, तो वो जब वापस जाती है तो विदा में ये सब चीजें साथ जाती है। तो घेवर अगर पेवर मिल जाए, जिसको हाँ, बोलते हैं, तो वो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। जो लोग दादरी गए हैं आसपास एनसीआर वाले, उनको मैं बता दूं, दादरी का जो मेन चौराहा है उस पे बाएं हाथ सूरजमल स्कूल की तरफ मुंह करके जब आप खड़े होंगे, तो एक घेवर की बहुत मशहूर दुकान है, वहां से भी घेवर ले सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए घेवर की अच्छी दुकान जो है वो आपका नथु स्वीट्स है बंगाली मार्केट में। एक और दुकान है, उसका भी नाम तुरंत मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो गोल मार्केट में है। और सबसे बढ़िया बेहतरीन घेवर जो है वो तो बनता है भैया राजस्थान में। और लक्ष्मी मिष्ठान भंडार LMB, उनके डिब्बे पे भी LMB लिखा रहता है, जयपुर में है। उनके यहाँ का घेवर बहुत शानदार है, मशहूर है। मेरे ख्याल से कोई मित्र अगर इस 3 ताल को सुनेंगे तो भेजेंगे, इस साल घेवर नहीं आया जयपुर से लाला वो हरियाणा में
गोहाना में लाला मातूराम हलवाई बड़े हाँ, मशहूर हैं, मातूराम हलवाई का जो मतलब वो वैसे तो जलेब के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका घेवर भी बहुत बढ़िया है, अगर उस तरफ के लोगों की जानकारी के लिए। अगर आप लोगों ने घेवर के बारे में बात कर ली हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि घेवर एक मिष्ठान नहीं है। घेवर राजस्थान में पारंपरिक रूप से एक मिठाई बनती है, उसका नाम है। इसकी कोई अच्छी दुकान नहीं होती। और अगर इस सावन भी आप इससे बच पाए तो बचे रहे। ठीक है, अगली बार व्हाट्सएप पर चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। 9952332303। अगले शनिवार फिर मिलते हैं 3 साल में। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।